For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयाँ कि आप लोग एक स्टेप क्रॉस कर चुके हैं। और किसी भी जर्नी में जब आप स्टेप स्टेप करके आगे बढ़ते हैं तो ही जो है फाइनली गोल पे पहुंचते हैं। CSET आपने अभी खत्म किया है, अभी आपको 2 पड़ाव और जो है वो क्लियर करना है, तो जैकपॉट 7 करोड़ अभी दूर है। तो एक जो है आपका जो है वो स्टेप खत्म हुआ है CSET, वो नहीं बचता है जिसमें KBC में कि अब जो है वो घड़ी टिक टिक वाली जो है क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यानी कि अब जो है अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव से लड़ाई लड़ रहे थे, यानी MCQ था आपके पास। अब आपको जो है वो थॉरली पढ़ना है और थॉरली पढ़ने के बाद आपको जो है वो नॉलेज गेन करके तो आपको एग्जाम में अपीयर होना है। 2 एस्पेक्ट हैं एग्जाम के यहाँ पे। एक, अगर आप CS कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि CS में एडमिशन लिया तो जल्दी से फटाफट CS कर ले, या चलता रहे पंचवर्षीय योजना, अगले जन्म, जल्दी से जल्दी। सही कह रहा हूं? दूसरा, जल्दी से जल्दी करने के बाद जब CS बन जाए तो जो हमें जॉब मिले, जो भी हम काम करें उसमें पैसे मिले या दान पुण्य में करें? बिल्कुल एग्जैक्टली ही चलते हैं। तो ये 2 आपका अप्रोच है, यही 2 अप्रोच मेरा भी था जब मैंने CS करना शुरू किया था। तो बहुत सारे बच्चों से फेमिलियर हूं, फिर भी जिन बच्चों से फेमिलियर नहीं हूं उनके लिए, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन पे उनके लिए, आई एम पंकज कुमार, आई हैव डन माई कंपनी सेक्रेटरी, और CS बने हुए अब मैं FCS हूं। CS बने हुए मुझे तकरीबन 14 साल हो चुके हैं। मैंने चार्टर्ड जो है CSI लंदन से किया, MBA फाइनेंस किया। थोड़ा सा मैं अपना जर्नी बताऊं। जर्नी बताने का पर्पस बस इतना ही है कि आप ये देखें कि CA, CS, CA में अभी हम अगर CS की सिर्फ बात करें तो ये जो आपका 3 विंग है ये कितना आसान है इसको क्लियर करना। आप कहेंगे हाँ सर, बन जाने के बाद सब ऐसे ही जो है ना बोलते हैं, और बिल्कुल मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूं कि बहुत आसान सफर है। मैंने जब अपने सफर की शुरुआत की थी, मैं ग्रेजुएट होने के बाद जो है वो CS वाले दुनिया में, MBA वाले दुनिया में इन किया था। फिजिक्स ऑनर्स मेरा रहा है। फिजिक्स ऑनर्स तो आप समझ रहे हो कि ग्रेजुएशन तक फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री पढ़ा, यूनिवर्सिटी टॉपर था, यानी कि फिजिक्स और मैथ ही फोड़ के पढ़ता था। ऑलरेडी जो इंजीनियरिंग क्वालिफाई किया था, बट कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, मैं इंजीनियरिंग परस्यू नहीं कर पाया था। तब मैं इस वर्ल्ड में आया जिसको आप कहते हैं कॉमर्स की दुनिया। अब इसमें जब आया तो मैंने जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट CS दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट आपको पता है 2 ग्रुप अगर आप चाहें तो साथ में दे सकते हैं, अगर 9 मंथ्स का गैप है तो फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट ड्यू दिया, फॉर्चुनेटली क्लियर। बात है 2006 की, दिसंबर में दिया। इसके बाद मेरा अगला जो एग्जाम हो सकता था प्रोफेशनल का, उसमें फिर 9 मंथ्स का टाइम चाहिए, वो हो सकता था फिर दिसंबर 2007 में। इस बीच में मैं अपना चार्टर्ड कोर्स भी कर रहा था और मैंने अपना ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दिया। और ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद 2007 में फर्स्ट ड्यू फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल 9 पेपर्स ऑफ प्रोफेशनल। हमारे समय में एग्जीक्यूटिव में 8 पेपर और प्रोफेशनल में जो है वो 9 पेपर्स होते थे। और उस समय कोई भी पेपर ऐसा नहीं था ओपन बुक जैसा। अभी चीजों को थोड़ा आसान किया गया, मैं करूंगा बात, आपको बतलाऊंगा कि कैसे आपके कोर्स को डिजाइन किया गया है। जिस दुश्मन पे हमला करना है उसको समझेंगे जरा हम। तो मैंने वहां पे जो है वो 2007 में जो है अपना पेपर दिया, 2007 के दिसंबर में दिया, और 2008 में मुझे मेंबरशिप मिल गया। जब आप मेरा मेंबरशिप देखेंगे तो उस पे ईयर 2008 लिखा हुआ है, जब मुझे फाइनली मेंबर में। इस बीच में सारे ROC ट्रेनिंग सब कुछ सफर जो है वो तय किया, और साथ ही साथ लंदन से चार्टर्ड भी कर रहा था। और उसके इमीडिएटली बाद MBA भी मैंने अपनी खत्म की। उस दौरान मैंने कैट क्वालिफाई किया। कैट में मेरा 99.25 परसेंटाइल था, जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, IIM वगैरह के लिए होता है। 2 सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल थे। और भी वेरी वेराइटी ऑफ जर्नी रही है। आप लोग की तरह जब मैं भी यंग था, 2021 में कितना क्रेज रहता है इंडियन एयरफोर्स और बाकी चीज। मैंने जो है इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी क्वालिफाई किया, जिसको आप लोग पायलट कहते हैं, उसी को टेक्निकली फ्लाइंग ऑफिसर कहते हैं। क्वालिफाइड फॉर दैट वन, और फ्लाइंग ऑफिसर भी किया। लेकिन इन चीजों को करने के बाद मन में कहीं भी जो है एक सेटिस्फैक्शन नहीं। पहला जो जॉब ज्वाइन किया वो जो है एज अ वाइस प्रेसिडेंट लीगल एंड फाइनेंस जो है वो ज्वाइन किया। 80,000 उस समय मिलते थे इन हैंड। ये बात है 2008 की, लास्ट की। उस समय 80,000। वहां भी मजा नहीं आया, तो बड़े सारे PSUs के वैकेंसी निकलते हैं CS के लिए। वो वैकेंसी दिया, एग्जाम दिया, तो वो क्वालिफाई कर गया।
तो गैजेटेड ऑफिसर बन गया बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में। फिर भी मजा नहीं आ रहा था। मजा इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि एक तरफ मैंने जो है वो MBA फाइनेंस किया, मैंने जो है वो चार्टर्ड लंदन से किया, CS किया, और वहां बैठ करके जो काम होता था मेरा 10 to 15 मिनट्स में जो है वो खत्म हो जाता था। गुड मॉर्निंग नमन, कैसे हैं आप? तो ये जो है वो बेसिकली 15 मिनट में काम खत्म हो जाता था। तो जो भीतर का गुबार रहता था वो निकला नहीं था। और बचपन में हमें जो पढ़ाया गया था ना, बहुत पीट पीट के बड़े जुल्म किए गए थे। पापा ने किया था, किसी और ने, मोहल्ले वाले ने नहीं पीटा था। वो भी जो है क्लास 1 ऑफिसर थे, तो उन्होंने अपना सारा जो है वो खुमार निकाला था। इसीलिए फिजिक्स ऑनर्स में रहा था, क्योंकि पापा यूनिवर्सिटी टॉपर, तो उन्होंने फिजिक्स ही दिलवाया। और फिजिक्स ग्रेजुएशन में किसी के पापा सामने बैठ जाए और उसके बाद कहें कि बेटा जरा लैग्रेंज थ्योरम का डेरिवेशन बनाना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 14 पेज का ये डेरिवेशन होता है, 14 पेजेस के। एक तो पापा, ऊपर से 14 पेजेस। अब आप बताइए क्या हो रहा होगा। और उसमें भी अगर गलती हुआ तो पूरे राजकीय सम्मान मिलता था। ये नहीं होता था कि बेटा ठीक से पढ़ो, ऐसे करो, वो नहीं। हमारी ट्रीटमेंट कुछ अलग होती थी। अगर गड़बड़ किया तो क्या मिलता था? राजकीय सम्मान। आगे आप समझ ही रहे होंगे राजकीय सम्मान। हम लोग ना एक दूसरे को जब बस में जाते थे तो कैसे बोलेंगे कि अभी पिटाई खा के आ रहे हैं, और सुबह में हर दिन पिट के ही बस पकड़ते थे। आप कहिए सर इतने नालायक थे? यकीन मानिए, पढ़ना छोड़ करके कुछ भी करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, बस क्या मत करवाइए। मम्मा कहती थी बेटा धूप में गेहूं दिए हुए जरा देखना कबूतर ना खा ले, मस्त। गर्मी के धूप में जो है वो कबूतर से किसको बचा रहे हैं? गेहूं को बचा रहे हैं। कम से कम क्या नहीं करना पड़ रहा है? अब स्कूल सुबह जाना नहीं है तो सुबह में जो है वो लगी पिटाई। अब सोच लीजिए पिटाई लगी है तो चेहरा तो आप समझ ही रहे होंगे कैसा कैसा दिख रहा होगा। ऐसे ऐसे करके पोंछते थे चेहरे को एकदम अच्छे से। क्यों? बस में जो दोस्त है वो क्या करेंगे? चिढ़ाएंगे ना। तो इस बात का थोड़ा ना जो है बुरा लगता था कि पापा से पीटे, ये तो हर दिन का काम था। ये तो यूज टू हो गए थे, जैसे ब्रश करते वैसे आज पिटाई लगेगी अंत में जाते वक्त, क्योंकि स्कूल जाना नहीं है, पेट में दर्द है। तो अब जो है वो पिटाई लगी, लेकिन सामने नहीं दिखाना है किसी को। देखते ना शो ऑफ में, कुछ भी हो गया हो दोस्तों से कुछ नहीं बोलना है, खास करके बुरा वाला चीज नहीं बोलना है। जहां सिंपैथी लेना है वहां तो बोलेंगे। अब वहां पे पहुंचे तो एकदम चेहरा को, अभी तक चेहरा लटका हुआ था, जैसे ही बस में गए एक्टिंग। क्या हुआ? जो अपने दोस्त होते वो तो समझ जाता था कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो जो अपने वाले दोस्त होते थे वो तो समझ जाते थे कि कहीं ना कहीं क्या है, कोई ना कोई गम है। तो उसे धीरे से बोलते ताकि बाकी लोग ना समझे कि आज मेरा क्या हुआ है, राजकीय सम्मान। ताकि जो है वो कहीं जो है वो अगल बगल आवाज भी अगर चला गया तो क्या रहे, सुरक्षित रहे, कि भाई पिटाई नहीं लगी, ये बात जो है उन तक कन्वे ना हुआ हो। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि इस तरह की जर्नी की शुरुआत की मैंने। अभी मैं PhD भी कर रहा हूं, 12 बुक्स मैंने लिखे हुए हैं। आपके इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो ICSI है, वहां का एकेडमिक एक्सपर्ट भी हूं। साथ ही साथ NIRC में फैकल्टी हूं। आप लोग के विशेष थे, बेस्ट फैकल्टी का अवार्ड वहां पे मिला। मैं यहां पे ये चीज इसलिए आपको ये जर्नी बता रहा हूं कि इन चीजों के बाद मेरे लिए सफर कितना आसान या मुश्किल होगा आप समझिए। मैं साइंस ग्रेजुएट था, लेकिन एक एक अटेम्प्ट में सारा चीज करता चला गया। कुछ तो किया हो। देख लीजिए मैं स्टूडेंट कैसा था, मुक्के से पढ़ने वाला, और आप तो उससे बेहतर स्टूडेंट है, तो आप तो और कमाल कर सकते हैं। बस अंतर क्या होता है? अंतर होता है सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से चीज का, और वो छोटा सा चीज हमारा है स्ट्रैटेजी। हम बेसिकली किस तरह का स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो सब कुछ को डिफाइन करता है। और पढ़ते कैसे हैं? एक होता है पढ़ना, एक होता है पढ़ देना। अंतर समझते दोनों में? आप जितने भी देर पढ़ें, आप पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी आपको क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि ये करियर भी तो होना चाहिए। मस्ती जो करना है वो आप जानिए, किस तरह का मस्ती आपको पसंद है वो आप कीजिए। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ उस समय जो है वो पढ़ रहे हो। और पढ़ते वक्त साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। साइंस नहीं होता है साइंटिफिक अप्रोच का मतलब। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब हुआ जो पढ़ने जा रहे हैं पता हो क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, कितने दिन में पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, पता ही नहीं है। बस जय माता दी, लेट्स रॉक, शुरू कर दिया, कुछ भी कहा नहीं। हमें एक पता होना चाहिए जिस चीज को हम करने जा रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, किस तरीके से जो है वो पूरा करेंगे। तो सबसे पहला चीज, आप लोग जो एग्जाम में देने जाएंगे, जो भी लोग बोथ ग्रुप देंगे न्यू से, उनका पहला एग्जाम जो होगा वो होगा दिसंबर 2023 में। जो बच्चे ओल्ड कोर्स से जो है वो हमारे साथ होंगे, हेलो भूमिका, अब जो बच्चे जो है वो क्या होंगे, ओल्ड कोर्स से होंगे, वो बच्चे जो अभी आप एनरोलमेंट लेंगे तो 1 फरवरी से पहले तक आपके पास लिबर्टी है। कब तक? 1 फरवरी से पहले, यानी कि जनवरी तक।
कि आप ओल्ड में जाते हैं या किस में जाते हैं, ये चॉइस आपके पास है। लेकिन अगर आपने जो है वो ऑप्ट कर लिया कौन सा कोर्स, ओल्ड भी, तो ओल्ड भी कर लिया तो भी आपके पास टाइम लिमिटेड है, क्योंकि जून 2024 के बाद वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करेंगे। आप पास किए तो किए, और अगर नहीं किए तो आपको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। आपको न्यू में फिर क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी स्विच करना पड़ेगा। जो बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं, अगर उनको लगा कि अरे वाह ये मैंने क्या किया, ये तो न्यू कोर्स में तो बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि पेपर थोड़े क्या है मैं आपको बताऊंगा। न्यू कोर्स में जो है वो आपके पेपर जो है वो थोड़े कम है। कितने पेपर हैं इसमें, 7 पेपर हैं आपके इस कोर्स में। तो अगर आप यहां देखें तो पेपर कम है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको जो है वो क्या अच्छा लगता है, क्योंकि ये तो आपके ऊपर है। लेकिन एक चीज आपको पता जरूर होना चाहिए, वो ये है कि किस बेसिस पे आप कर रहे हैं, मतलब ओल्ड क्यों या न्यू क्यों, कि किस लिए इस समय हम क्या चुने, ओल्ड ही चुने या न्यू के साथ चले, या ओल्ड से कुछ सफर तय कर ले फिर हम न्यू में शिफ्ट कर जाएं। तो 5 मिनट लगेगा, हमें ये सारा क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगा। अगर हम जो है वो ओल्ड से जाते हैं तो हमारे पास देखिए, आप देख पा रहे होंगे एग्जीक्यूटिव मॉड 1 में कितने पेपर हैं, जल्दी जल्दी बोलिए, 4। और मॉड 2 में कितने बच्चे। अब इसमें जो है वो सारे के सारे ये जो पेपर है, इसमें 2 छोड़ करके सारे पेपर क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव है और 8 पेपर हैं। अब अगर हम इसी की जगह जो है वो देखते हैं किस चीज को, अगर हमने यहां पे देखा ये हमारा जो है वो न्यू कोर्स है, तो मुझे बताइए यहां पे आपको ग्रुप 1 में कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है। और ग्रुप 2 में, तो इसका मतलब वहां पे हमारे पास 8 और यहां पे हमारे पास कितना, 7। तो जहां हमारे पास पहले 8 और इसके अकॉर्डिंग चले तो कितना हमारे पास है, 7। अब मुझे एक बात बताइए, 8 ज्यादा होता है या 7? मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है। मैंने आपको क्या बोला कि मैं जो ये सफर तय किया वो क्यों किया, क्योंकि मैं जब एडमिशन लेने के लिए, आप यकीन मानेंगे, पहले मैं स्टडी मटेरियल खरीद लिया कोर्स में एडमिशन लेने से पहले, और मैंने ये देखा कि देखूं तो एग्जीक्यूटिव में है क्या क्या, कर लूंगा, हो जाएगा मुझसे। तो इस तरह से मैं बढ़ा था। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी कोई भी चीज करें, अप्रोच पता हो, कैट की प्रिपरेशन, एमबीए की तैयारी, जो करना है वो करें, पता तो हो क्या करने जा रहे, कितना एफर्ट चाहिए, कितने दिन में बनेंगे, इस जन्म में बनेंगे, अगले जन्म में बनेंगे, पहले इसको कर ले, फिर इसको कर ले, फिर इसको करे, कैसे करें। तो 8 ज्यादा या 7 ज्यादा, तो इसका मतलब है किससे थोड़ा कम एफर्ट लगेगा। और अगर हमने वहां पे क्या कर लिया, और थोड़ी पढ़ाई कर ली, तो नॉलेज अच्छा, क्योंकि सीएस में 2 ही चीज है, जल्दी से सीएस बनिए, लेकिन कैसे बनिए, पूरे नॉलेज के साथ। मैंने आपको बताया मैं साइंस ग्रेजुएट था, मुझे पहले जॉब में वाइस प्रेसिडेंट लीगल एंड फाइनेंस मिला था। उस समय मेरा चार्टेड का नहीं आया था, डिग्री बचा हुआ था, वो 1.5 महीने बाद आया था। थोड़ा आगे पीछे टाइम लगता है ना, ये जो है दिसंबर में आते हैं, वो उसके जो 10-15 दिन बाद आया था फाइनल जो सर्टिफिकेट बन करके, तभी हम लोग मेंबर माने जाते हैं। जब तक मेंबरशिप नंबर नहीं तो मेंबर नहीं है आप। ऑल दो एग्जाम पास कर गए तो भी नहीं लिख सकते हैं कि आप चार्टर्ड है या आप सीएस हैं, जब तक मेंबरशिप नंबर ना मिला हो। तो ये बेसिकली जब हम लोग कर रहे थे, तो मैं फिजिक्स ग्रेजुएट था और सीएस था, तो मुझे वो पैसे मिले थे। मुझे लगता है आज के लिए भी 80,000 बहुत है, अगर पहले कोई जा रहा हो तो सोच रहा होगा। और ये बात जो है आज से 12 साल हो गए ना, 2008, 14 ईयर हो गए, इतना बूढ़ा हो गया समझिए। तो उस समय ये चीज था। अब जब हम लोगों ने इस चीज को देखा था, तो क्या देखा था कि फिजिक्स ग्रेजुएट को सीएस बनने के बाद इसलिए मिला था क्योंकि जो वो मुझसे पूछ रहे थे वो मैं आंसर कर पा रहा था, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था। मेरा फोकस था नॉलेज पे और वो मैंने गेन किया। लेकिन मैं आपको सिर्फ नॉलेज पे फोकस नहीं, मैं कहूंगा हम लोग नॉलेज पे भी फोकस करेंगे और हमें रैंक लाना है, यानी कि मार्क्स भी फोड़ करके लाना है और क्या करना है, नॉलेज भी फोड़ के रखना है। कहा कि ये कैसे होगा, कहा कि 2 ही तरीके हैं। जब हम इस चीज को पढ़ना सीख लेते हैं और लिखना सीख लेते हैं, यही तो 2 चीज है। हम किसी चीज को अगर बहुत अच्छे से समझ लिए हैं और हमें लिखना आता है, तो मुझे बताइए क्या कोई हमें रोक पाएगा। आपको एबीसीडी पता है, मैंने बोला कि बी के पहले क्या होगा, सी के बाद क्या होगा, बहुत एफर्ट लग रहा है, सोचना पड़ रहा है, दम निकल जाएगा, अरे बाप रे बाप आज एग्जाम है। मैंने बोला नहीं, मैं एबीसीडी का यही चीज पूछूंगा। तो क्यों आपको आसान लग रहा है, क्या आपको कोई प्रेशर लग रहा है कि जाएंगे, अरे पता नहीं सर क्या पूछेंगे, पता नहीं एक्स के अलावा, मतलब 26 लेटर के अलावा भी कुछ पूछेंगे। मैंने बोला जो पूछूंगा अल्फाबेट से ही पूछूंगा। क्या क्या पूछूंगा अल्फाबेट से, मुझे ये बताइए। यही तो पूछूंगा कितने अल्फाबेट, कौन पहले है कौन बाद में, ये मैंने नहीं बोला, उससे सारे वर्ड वगैरह पूछूंगा। तो जब आपको पता है क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो हम उस चीज को क्या करेंगे, उस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब
चॉइस बिल्कुल आपके ऊपर है। जो बच्चे हमारे हैं, जो हमने पहले भी कहा था कि अगर आप अभी इनरोलमेंट लेते हैं जनवरी तक तो ओल्ड में लेंगे, लेकिन अगर ओल्ड में लिया तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो स्विच ओवर। न्यू में लिया तो पहला एग्जाम कब होगा, दिसंबर में, और जब आप दोनों ग्रुप एक साथ देते तो आपको क्या लगता है, तब आप एलिजिबल होते हैं रैंक के लिए। रैंक कभी भी नहीं मिलता अगर आप सेपरेटली एग्जाम देंगे, तो याद रखिएगा रैंक के लिए यू हैव टू अपीयर बोथ ग्रुप इन सिंगल अटेम्प्ट। ये पहला कंडीशन होता है रैंक लाने के लिए। और मैं आई प्रॉमिस, क्योंकि हम लाइन पे, हेलो खुशबू, व्हाट सब्जेक्ट यू टीच, हम लोग इस समय जो है वो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी। उससे पहले हम और आप थोड़ी बात कर ले न्यू और ओल्ड, और थोड़ा सा स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। और इस समय हम लोग स्टार्ट करेंगे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी, जिसमें हम फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? आइए, तो अब जहां मैं बात कर रहा था वो यही कि अगर हम चाहें तो इस समय ले सकते हैं, किस कोर्स में, दोनों में से जो भी कोर्स हम चाहे उसमें ले सकते हैं। अब एक और बात, अगर मान लीजिए कोई कहे कि सर फिर कोई ओल्ड में अब क्यों लेगा एडमिशन, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है। अगर कोई कहता है कि मुझे जून में दोनों ग्रुप देना है, क्या करना है, जो कि बहुत कम टाइम है, अगर कोई कहता है मुझे जून में दोनों ग्रुप देना है, सिर्फ उसी बच्चे के लिए ओल्ड कोर्स में अभी एडमिशन लेना क्या है, बेनिफिशियल है। क्योंकि जून में आप दोनों ग्रुप में न्यू से नहीं दे सकते। कब दे सकते हैं, दिसंबर से। लेकिन क्या सिर्फ एग्जाम में एपियर होने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्या करना होगा, 8 पेपर हमारे पास है। मैं किसी चीज को डिस्करेज नहीं करता, मैं टीचर हूं, मैं वहां के जो है वो रिव्यू बोर्ड में हूं बेसिकली, तो मेरा काम तो ये सबसे पहला है कि मैं आपको दिखूंगा, टीवी पे भी दिखूंगा और इंस्टीट्यूट के भी साइट पे दिखूंगा, जहां आकर के मैं उनके पोर्टल से आप लोगों को ये चीजें बताता हूं, क्योंकि बच्चों में कंफ्यूजन है कि किस तरफ जाए, कैसे जाए। इंफॉर्मेशन आप तक होनी चाहिए, डिसीजन आपका होगा हमेशा। अगर आप चाहते हैं कि जून में ही मेरा एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाए तो आपको किस में आना पड़ेगा, ओल्ड में। लेकिन अगर आपको लगता है जून में तो बॉस एक ही ग्रुप क्लियर होगा, अगर ऐसा है तो इन एनी केस आपको दिसंबर में बैठना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। और आपका जून का रिजल्ट कब आता है, 25 अगस्त को। 25 अगस्त को आता है। जून में एग्जाम देने के बाद आप नहीं कहते कच्चा पक्का सा है, ये करें या वो करें। जब आप ये वो दोनों के बारे में सोच रहे होते हैं तो पढ़ाई ठीक से नहीं शुरू कर पाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि देखिए भाई पता नहीं रिजल्ट आएगा क्या होगा। तो अगस्त तक का समय आपने बिता लिया, अब आपके फिर दिसंबर में बचे 3 महीने। अब उस 3 महीने में फिर ग्रुप 2 के 4 पेपर करने हैं। पता चला वहां पहुंचे तो ला ये तो रुक गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम एक पाथ पहले से तय कर लेते हैं कि हमें दिसंबर में दोनों देना, तो हम अभी से लेकर के दिसंबर तक के लिए क्या पढ़ते रहेंगे, पूरा 1 साल हमारे पास है, फोड़ के रख देंगे। खुद को नहीं, किसको, पेपर्स को। भाई समय ही तो चाहिए, और उस चीज को तरीके से हमें क्या करना रहता है, पढ़ना रहता है। तो जिन बच्चों को जून में दोनों ग्रुप देना है उनके लिए ये एडवाइजेबल है कि वो ओल्ड में चले, नहीं देना है तो वो किस में चले, न्यू में। मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें दोनों आपका क्या होगा, कवर होगा, क्योंकि सिलेबस ही तो हमें पढ़ना है और सिलेबस दोनों में। बस अंतर क्या है, आप जब न्यू से चलेंगे तो 6 पेपर में आपके 20% क्या है, एमसीक्यू है, और 80% क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। या और अगर आप जो है वो ओल्ड से चल रहे हैं तो 2 पेपर छोड़ करके सारे के सारे पेपर आपके क्या हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं। ये बेसिकली अंतर है। यानी ओल्ड से अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो सफर थोड़ा क्या है, टफ है, और न्यू से क्या है, साइंटिफिक भी है और थोड़ा क्या है, इजी भी है। और वो बच्चा जो जून में दोनों ग्रुप क्लियर करना चाहता उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओल्ड कोर्स। न्यू बच्चा का दोनों ग्रुप कब क्लियर होगा, दिसंबर में वो पहला एग्जाम देगा। चलिए अब इसके बाद एक बात करते हैं, और वो बात है कि हम बेसिकली कैसे पढ़ेंगे। क्योंकि मैं ये आपको एश्योर करता हूं, क्योंकि हम लोग जब सीटी में मिले थे तो थोड़ी देर के लिए मिले थे, बात ज्यादा नहीं हो पाई थी, और मैंने कहा भी था मिलेंगे और तब हम लोग बात करेंगे। वन थिंग इज वेरी क्लियर, एक भी बच्चा नहीं रुकेगा। आप कहेंगे सर ऐसे मत बोलो, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ हो रहा है, तो एक भी बच्चा नहीं। आप कहेंगे सर ये कैसे चमत्कार होगा। ये चमत्कार इसलिए होगा क्योंकि मुझे पढ़ाना है 2 चीजों को, आपके नॉलेज क्लियर होने चाहिए और आपको लिखना आना चाहिए। यही तो है, करते हैं अभी बातें स्ट्रैटेजी की कि कैसे चलेंगे कि एग्जाम बिल्कुल ही नहीं रुकेगा। और उससे भी बड़ी बात, आप जब लिखते हैं किसी चीज को तो आपको कौन बेहतर गाइड कर सकता है कि ऐसे लिखेंगे तो इतने मार्क्स आएंगे, ऐसे लिखेंगे तो इतने मार्क्स आएंगे। ये मुझे बताइए, सिर्फ टीचर या वो टीचर जो ऑलरेडी जो है उस विंग का हिस्सा हो। सोच के देखिए, सोच के देखिए। तो मैं आपको यही चीज बता रहा हूं कि हम लोग उस विंग के पार्ट हैं जहां पे आपके लिए पहले यह तय किया जाता है कि कितना बजाना है।
कि अगर आपने ऐसे लिखा तो कितने मार्क्स, ऐसे लिखा तो कितने मार्क्स। कितने सारे ऐसे बात हैं जो आप जो है वो समझ भी नहीं पाते हैं और आपको लगता है हमारा रिजल्ट क्यों खराब हो गया। बहुत ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे जो ऑनलाइन मुझसे जुड़े हैं, नमन, भूमिका, खुशबू, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे मैं आपको दिखला रहा हूं एक एस्पेक्ट, तब आएंगे चीजों पे। मैंने क्या कहा, अप्रोच साइंटिफिक। मैंने ये नहीं बोला जय माता दी आएंगे और चैप्टर क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। अरे भाई देखते हैं शादी में भी जब डांस करना रहता है, डांस से तो याद होगा हम लोगों ने बड़े डांस किए थे CSET वाले में। अब जो है मतलब डांस का मतलब मुझे नहीं आता, वो वाला डांस था जो हमने क्लॉक पढ़ते वक्त किया था। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि जो भी चीज आप डांस भी करने जाते तो देखते हैं पहले माहौल बनता है, पहले क्या किया जाता है, म्यूजिक ऑन, फिर धीरे धीरे नहीं होता है, और फिर उसके बाद जो है वो शुरू हो गए नागिन या जो भी करना रहे, सर्फ जो भी करना रहे। तो थोड़ा सा यहां पे देखिए, क्योंकि ये डिस्कशन आज का जो है वो पहले के जो है वो 10 मिनट्स जो हम लेंगे वो इसी चीज में लेंगे कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो हम चैप्टर पे आ जाएंगे। मैं आपको एक कॉपी दिखला रहा हूं। ये कॉपी ऑलरेडी जो है वो किसका है, CS इंस्टीट्यूट का चेक किया हुआ कॉपी है। ऐसे और भी कॉपी मैं आपको दिखलाऊंगा आपके हर सब्जेक्ट के, जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी दिखलाने का पर्पस बस ये कि देखिए तो इसको कितने मार्क्स आए हैं, यहां देखिए 31, देख पा रहे हैं आप, 31 मार्क्स हैं, ठीक है। अब जरा यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, और कोई भी बच्चे को अगर ये बात समझ में आ रहा है, आप लोगों को भी, जो बच्चे हमारे साथ हैं, नमन, भूमिका, खुशबू, जरा बताइए ये समझ पा रहे हैं ओरिजिनल टोटल मार्क्स अवॉर्डेड ऑन आंसर बुक कितना है, 31 मार्क्स रेशनलाइज ऑन अकाउंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और मॉडरेशन 10, और बच्चे को मार्क्स कितना दे दिया, आई ला, वो बच्चा फेल था, 40 में पास होता है एक सब्जेक्ट में, उसके बाकी पेपर अगर आप 2 ग्रुप एक साथ देते हैं, आपको पता है क्या है, आपको एग्रीगेट लाना है 50%। ये फायदा है 2 ग्रुप साथ में देने का। अगर 350 आपको टोटल लाने हैं और हर सब्जेक्ट में कितने लाने हैं, 40-40 करके लाना है, तो मान लीजिए अगर आपके जो है वो 3 सब्जेक्ट में 40-40 है तो 120 ही हुआ, 150 नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके बाकी पेपर ने उसको 30 दे दिया तो आप क्या माने जाएंगे। तो मुझे बताइए जब ज्यादा पेपर रहेगा तो सेटअप आसान होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें नहीं तो उसमें थोड़े क्या होंगे, ज्यादा आ जाएंगे और चीज क्या हो जाती है, आसान। मुझे जल्दी बताइए यहां पे क्या ये चीज कुछ समझ में आया। नमन, भूमिका, आपसे भी चाहिए भाई पार्टिसिपेशन। कुछ समझ में आ रहा है। आज तक तो सुना था कि मार्क्स कटते हैं, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कोई पुण्य कर्म किए थे हमने, तो ये क्या चमत्कार है। ये कॉपी तो आपका ही है। अब बताइए मुझे, ये पता होगा और ये सब चीज तो हम जो है वो ज्यादा अच्छा लिख पाएंगे या नहीं। बताता हूं, ये सारे के पीछे जो है वो बहुत बड़ा जो है वो लॉजिक है, और ये आप तक सिर्फ वो पहुंचा सकते हैं जो क्या है, उसके क्या है, पार्ट है। वरना आपके सामने रख तो दिया कॉपी, अब इससे ज्यादा क्या रखूं, अब तो अपना किडनी और हार्ट ही निकालना बचा है। ये तो दिखला ही रहा हूं आपको कि ये यहां पे जो है ये कॉपी ही तो है, इंस्टीट्यूट का लेबल सब कुछ लगा हुआ है, एज इट इज आप तक दिखलाया। और देखिए यहां पे जब इस आंसर को लिखा गया तो आप जरा देखेंगे, ये देखिए इतना लंबा लिखने के बाद कितने मार्क्स आए हैं, 2। और आप देखेंगे ऐसे करके पूरा पौवा भर दिया इसने। ये देखिए ये यहां से जो है वो क्या कर रहा है, लिख रहा है, और बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, और कहां तक गया और कितना पाया। और मैं आपको बताऊं, अगर जो है आप 5 लाइन इसमें लिख लेंगे तो 3 आएंगे। अगर आपने 6 लाइन कर दिया और वो कौन से रहेंगे तो 4 आएंगे। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, यही तो होगा, यही कराने तो मैं आया हूं। तभी तो मैंने बोला कि ऐसा बिल्कुल, क्योंकि हम क्या है बहुत चीज पढ़े रहते हैं, लेकिन लिखना क्या है, करना क्या है नहीं समझते। किसने बोला कितना लिए, तो भाई सीट पे सीट लेकर के क्या कर रहे हैं, सीट पे सीट लेकर के भरे जा रहे हैं। ऐसा ही होता है एग्जाम में। और दूसरा बंदा सीट पे सीट लेकर के जो भर रहा होता है वो हमें किसमें डाल देता है, कम वक्त हमें टेंशन में डाल देता है। कोई बंदे ने तो जो है वो क्या मचा दी, हद मचा दी है, नहीं गदर मचा दी, नहीं कहता है अकेला ही गदर मचा देगा, तो उसने तो अकेला ही क्या कर दिया, गदर मचा दिया, बाकियों को जो है पीछे ठेल दिया। अब आप और देखिए जरा, यहां पे देखिए सब में टिक लगा हुआ। अब मुझे बताइए तो जरा इसमें कितने लाइन लिखे हुए, आप देख लीजिए, आपके सामने ही दिख रहा हूं ना। और कितने मार्क्स मिले, वहां पे 1.5-2 पेज लिखा है, यहां पे 3 लिखा है। इंस्टीट्यूट का कोई ईमान धर्म है या इंस्टीट्यूट बेईमान हो गया है।
आप ही लोग तो पूछते हैं सर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखे, 5 में क्या लिखे, इसलिए मैंने कहा कि पहले ही दिन ये समस्या तो खत्म करो कि क्या लिखे कैसे लिखें। तो अब देखिए आपको लग रहा है ना ये, अब देखिए यहां पे पूरा गलत है, 1 नंबर मिल गया। क्यों दया में दे दिया? ये जो भी है ना आपके सामने यहां पे रख दिया। अब ये चीज अभी नहीं, जब हम लोग पढ़ने लगेंगे आपके कॉपी को रखूंगा और उसके पैरेलल में ये रखूंगा और आपके साथ प्रिंट करा करा करके सामने दूंगा और बोलूंगा अब देखिए कैसे ये है। क्योंकि हमें प्रैक्टिस इस तरह से करनी है। सिर्फ जो है वो कहानी वीडियो गेम पे जो है वो नहीं खेलना है। अगर सचिन जो है वो आ रहे हैं आपको ट्रेन करने के लिए, तो हम उम्मीद करें क्या थोड़े शॉट्स क्या लगा पाएंगे, अच्छे लगा पाएंगे। लेकिन अगर वीडियो गेम पे देखे तो मजा आएगा। वीडियो गेम पे भी नहीं होता है क्या, मारा 6 मारा। ये बस मैं इसलिए आपको दिखला रहा हूं कि इंस्टीट्यूट के अब देखिए 4 मार्क्स भी आए हैं, उससे कम ही लिखे पे 5 में, इसका मतलब 80% भी आता है। और इस कॉपी में नहीं, वरना मैं आपको 5 में 5 और 3 में 3 भी दिखलाऊंगा। बड़े सारे कॉपी है जिसमें मैं आपको ये चीज दिखलाऊंगा कि कैसे जो है वो मार्क्स। अब ये देखिए बाय गॉड इतना लिखा है और कितना दिया, 1 नंबर दिया है। तो अब यहां पे देखिए मामू बनाने की कोशिश की, क्या दिया। आप हमेशा सोचते हैं कि सर कुछ तो लिख देंगे तो क्या आएगा, मार्क्स आएगा। ये तो फिर भी शरीफ था। मैं जब था, अब तो मैं इनके हायर बोर्ड में हूं, पहले कॉपी जब मैं चेक करता था तो मैं तो लिख देता था स्टूडेंट इज ट्राइंग टू मिसलीड। क्योंकि ये कॉपी आप तक पहुंचता है, आप चाहे तो कॉपी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इंस्टीट्यूट से। मेरे कहने का मतलब है कि हमें जब तैयारी करनी होगी तो हमें राइटिंग वाले चीज की तैयारी करनी होगी या नहीं करनी होगी, कैसे लिखें क्या करें। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो यही है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है सेटिंग अप, ये हमारे ओल्ड कोर्स में भी है और किसमें है, न्यू कोर्स में, दोनों ही कोर्स में है। और इसमें जो लेबर लॉ का पोर्शन है वो किसमें है, न्यू कोर्स में भी है और ओल्ड कोर्स में भी है। और हम जो अभी बात करेंगे वो बात जो है वो इसी पोर्शन की करेंगे। और इसी पोर्शन में हम कहां पे आज बात करेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट की, ताकि आप जगह तक पहुंच जाए कि हम कहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जो टोटल चीजों को पढ़ेंगे वो बेसिकली जो है वो किस तरीके से पढ़ेंगे, ये स्ट्रैटेजी बस थोड़ी सी आप समझ लीजिए कि हम कैसे पढ़ने जा रहे हैं। क्यों मैंने बोला कि गारंटी है। जो बच्चे ऑनलाइन है, अगर आपके दिमाग में बताइए ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनको तो मैं लिखना सिखा दूंगा क्योंकि जो मेरे क्या है सामने बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन में है या जो बाहर है वो कैसे सीखेंगे, उसका भी यहां पे बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज जब हम चीजों को पढ़ेंगे तो हमें पहला चीज क्या करना है, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, चीजों को समझना है। समझना इस तरीके से, देखिए अगर आप चीज ज्यादा समझे हुए तो क्या होगा, अगर चीजों को आप समझे हुए अच्छे से हैं तो लिखना ही तो एक पर्पस रहा। लेकिन जरा सोचिए आपने चीजों को रटा हुआ है, पॉसिबल। अगर मैं आपको 1 पेज 2 पेज बोलूं बिल्कुल आप रट लेंगे, क्यों नहीं रट लेंगे। मैं आपको बोलूं कि 2 लाख की नौकरी मिलेगी, सीएस कर लो, तो 2 पेज याद करें, नहीं कर लेंगे। आप बोलेंगे सर छोड़ो 20 भी कर लेंगे। आप 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए सीएस बनने के दौरान आपको टोटल अप्रॉक्स 38 एक्ट्स पढ़ने हैं, 78, और प्रोफेशनल को काउंट कर देंगे तो आप शतक मार लेंगे। शतक समझते हैं ना, सेंचुरी। मुझे बताइए इतने चीज को समझ करके कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो मैंने कैसे इन कोर्सेस को किया, मुझे याद कैसे, मैं आपको पढ़ा कैसे रहा हूं। लेकिन अगर रटे तो पॉसिबल ही नहीं। मैं आपको पढ़ाने के लिए आ रहा हूं, मेरे आगे से सारे स्लाइड सब कुछ खत्म कर दिए, बोले सर मुंह से बोलते चलो। बोलूंगा हर चीज, लेकिन वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, एग्जाम को बिल्कुल हिट करने वाला कम्युनिकेशन नहीं होगा। आपको तो लगेगा कि सर बहुत ज्ञान मिला, लेकिन उस ज्ञान से 2 चीज होना चाहिए, ज्ञान भी मिलना चाहिए और उस ज्ञान से जो हमारा पर्पस है वो क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो बिल्कुल हम चीजों को समझेंगे एकदम स्टोरी में, सिंपल एग्जांपल लेंगे, जनरल लाइफ की जो है वो कहानी लेंगे, ऐसे ही जीजा फूफा को नचाएंगे। वो ऐसा चीज जिससे जो, क्योंकि बहुत लंबा सफर है हमारा सीएस बनने तक का। मैंने बोला है आप आए हैं यहां स्टूडेंट बन के, लेकिन यहां से निकलेंगे प्रोफेशनल बन करके। दैट इज द ओनली कमिटमेंट फ्रॉम आवर साइड कि आप, लेकिन बस कुछ हमारे भी शर्तों को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे जो मैं आपसे मांगूंगा, और वो है बस पढ़ने के तरीके। तो सबसे पहले चीजों को समझेंगे अच्छे से। और कहीं कोई हाउ मेनी चैप्टर आर देयर, इसमें आपके जो है वो सर ट्रू सर यू मीन टू से प्रेज बट मीनिंगफुल शुड बी रिटन, बिल्कुल सही भूमिका। इसमें जो है आपके जो है खुशबू, अगर आप चैप्टर के अकॉर्डिंग चले तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो चैप्टर्स हैं, इसे जब आप काउंट करेंगे तो ये 25 चैप्टर्स हैं।
यहां तक आपके जो है वो 13 है और इसमें आपके जो है वो 18 है, तो कितने हो गए 31, 32 चैप्टर्स हैं। कोई बात नहीं, चैप्टर पे मत जाइए, वो सारा का सारा खत्म होगा, है ही पढ़ना ही। तभी तो मैंने बोला कि आपको समय जो लगेगा वो इसलिए लगेगा क्योंकि क्या करें हम, इंस्टीट्यूट से लड़के चैप्टर कम करा लें या सही समय से पढ़ना शुरू कर दें, या चलिए पहले लड़ ही लेते हैं। दो अप्रोच है। कहा नहीं वो हम नहीं कर सकते हैं, तो हमें बस फटाक से क्या करना रहेगा, चीजों को पढ़ना रहेगा। तभी तो मैंने बोला कि अगर आपको लगता है कि आप बोथ ग्रुप कर लेंगे जून तक में, बिल्कुल आप ओल्ड कोर्स से जाएं और कर लें। लेकिन अगर लगता है नहीं, तो फिर आपके लिए क्या है, आपके लिए जो है वो दिसंबर न्यू कोर्स, क्योंकि दोनों ग्रुप साथ देंगे, एक रैंक का चांस है। आप कहिएगा सर हमें तो टीका ना लगता, हम रैंक क्या लगाएंगे, पहले सोचेंगे तब तो लगेगा। और क्यों नहीं लगेगा, मैं जो अप्रोच आपको कह रहा हूं, चीजों को समझ लिया हमने पूरे क्रिस्टल क्लियर तरीके से, कुछ भी उससे पूछा जाए तो हम कर सकते हैं। जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, यही अप्रोच रहेगा। अगर इससे पूछा जाए तो डिस्क्रिप्टिव कैसे पूछा जा सकता है, इससे शॉर्ट नोट्स कैसे पूछा जाएगा, इस टॉपिक को क्या पूछ सकता है, डिस्क्राइब कह सकता है, कमेंट क्या कह सकता है, डिस्टिंग्यूज, बहुत तरह से होते हैं। डिस्क्राइब करना, कमेंट करना, डिस्टिंग्यूज करना, राइट शॉर्ट नोट्स। आप बोलेंगे सर सब तो एक ही जैसा लग रहा है, डिस्क्राइब करना, कमेंट करना, शॉर्ट नोट्स, ये तो एक ही जैसा चीज है। कहा कि चीज वही है, कॉन्सेप्ट वही चाहिए, बस जब हम उसे लिखेंगे तो लिखने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। घर में दुनिया भर के खाना बना हुआ है, आपको खाना खाना है, आप एक थाली लिए, थाली समझते हैं या प्लेट बोलूं, इंग्लिश हिंदी सब समझते हैं, चलिए। तो आपने थाली ली, प्लेट ली, उस प्लेट में जो है वो चावल रोटी डाला, कभी कभी तो दाल लिया तो उसी पे डाल लेते हैं, नहीं करते हैं, दाल भी लिया उसी चावल पे कर लिया, सब्जी जल्दी डाला और ऐसे से बैठ के खाने लगे। क्यों, क्योंकि टीवी पे ध्यान है, ज्यादा चीज रहेगा तो गोद में लेके नहीं खा पाएंगे। नहीं होता है कभी टीवी के सामने ही बैठे, चेयर पे ही बैठे, एक ही हाथ में पकड़ना है, बेड पे ही थोड़ी रजाई में घुस करके कोजी होकर के, हाँ ऐसे हो गए मम्मा जरा बढ़ा दो, हाँ अब ऐसे ऐसे करके खाएंगे 2 घंटे में, आपने वैसे खा लिया। सेम ही चीज बना हुआ है। अब कोई गेस्ट आया है, ये ले थाली जेल की तरह, ये ले उसके ऊपर दाल, ये ले उसके ऊपर सब्जी और ये ले उड़ता हुआ रोटी। क्या करते हैं, उसी चीज को कटोरे में दाल और दूसरे में सब्जी, ऐसे ही करके तो सर्व करते हैं। सेम खाना को आपने अलग तरीके से सर्व किया या नहीं, क्यों, गेस्ट थे। अगर उसमें भी डिपेंड करता है कैसे वाले गेस्ट हैं, तो देखिए उस पे भी तो है, जीजा जी हैं, फूफा जी हैं, कौन से वाले हैं, या बगल के पड़ोसी आए हैं, शर्मा जी वर्मा जी आए हुए हैं, या कौन है, दीदी के ससुराल से कोई आए हैं, बहुत सारी बात होती है। इसका मतलब कौन से लोग आ रहे, उसके अकॉर्डिंग हमारा सर्विंग स्टाइल बदलता है या नहीं। मम्मा से रोटी मांगे तो मम्मा बोलती है हाँ आ रही हूं, ले आके ले नहीं सकती या ले नहीं सकता। अब जो है वो उनको सर्व करना है, क्या बोलेंगे, आके ले नहीं सकते, ऐसे करके और लीजिए और लीजिए, दे तो रोटी ही रहे या कुछ और दे रहे हैं, सोने चांदी लगे हैं क्या उस रोटी में, तरीका बदला या नहीं बदला। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट देखिएगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट और उस पर बोलूंगा कि अगर लिखा हुआ है डिस्क्राइब तो कैसे लिखेंगे, इसी चीज को पूछ दिया कमेंट तो क्या लिखेंगे। और ये जो आपने देखा, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया था, क्या दिखलाया था, जो आपको आंसर सीट दिखलाया था, इवेल्युएटेड आंसर सीट, वो आपको इसलिए दिखाया कि आप देखिए यही है, उससे पूछा गया डिस्क्राइब और उसका तरीका जो था वो था कमेंट का, पूछा गया कमेंट और उसका तरीका था डिस्क्राइब का। तो लिखा किया डिस्क्राइब, मिले 2, आपने देखा कि उससे कम लिख करके उसे 3 मिले, क्योंकि वहां कमेंट पूछा गया, गलती से बंदे डिस्क्राइब को कमेंट ही समझा है हमेशा, या कमेंट को हमेशा डिस्क्राइब ही समझा कि एक ही चीज होता है लिख दो। तो वहां पे तो मैच कर गया, क्योंकि वहां पे पूछा डिस्क्राइब, लेकिन उस जगह तो पूछा था उसने कमेंट। उसका जो कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं था, खाना में कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्त है, लाजवाब है, लेकिन अगर वैसे करके सर्व कर दिया तो जाकर के बाहर बोले कोई तमीज नहीं है इन घर वालों को, नहीं बोलेंगे। जबकि वो खा के देखते तो उन्हें पता चलता कि खाना कितना टेस्टी है। अब उन्होंने खाया भी, लेकिन फिर भी नेगेटिव गया या नहीं, तो आपको मार्क्स तो दिया उन्होंने, क्या 0 दिया, दिया तो कम दिया, जहां 4 देना था वहां क्या दिया। वही खाना अगर अच्छे से सर्व किया तो बाहर जाकर होता क्या बात है, बहुत अच्छे लोग हैं, क्या खातिरदारी करते हैं। और यहां पे टेस्ट अच्छा था तो बोले खाना बहुत अच्छा था, लेकिन कोई तरीका नहीं है इन लोगों का, गंवार तरह के लोग हैं, डोंट माइंड, लेकिन ऐसे ही लोग बोल देते हैं।
तो वैसे ही यहां पे बेसिकली है कि हमें हर जगह देखना है कि अगर ये शॉर्ट नोट्स में पूछा तो कैसे। मुझे ये बताइए, अगर हम हर क्वेश्चन की तैयारी करके रहेंगे और ये एक टॉपिक पढ़ने पे जितने क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं पाताल से खोज खोज के निकालेंगे कि इस लाइन से क्या पूछना है, अगर वो हम पहले कर लेंगे तो मुझे बताइए क्या कुछ छूट सकता है? और उसके बाद किस तरीके में क्या लिखना है वो प्रैक्टिस कर लेंगे। तभी तो मैंने समय मांगा, आपके किडनी थोड़ा ना मांगे, आपके क्या मांगा है? समय मांगा। मैं ऐवी मजाक में बोलूं कि वेरी गुड, वेल डन, आप दो ना, अभी हो जाएगा, आपके दोनों ग्रुप में पक्का पक्का। तो मेरा काम क्या ये है एज बीइंग टीचर, क्या ये मेरा होना चाहिए सही में सजेशन? मेरा काम सब कुछ बताना। आप कहते नहीं सर हम चीज नहीं चाइनीज हैं, आप कमजोर स्टूडेंट होंगे, मैं बहुत होनहार हूं, मेरा हो जाएगा, तो मैं तो आपके साथ पूरे तरह से हूं। चाहे आप जिस भी अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप साथ देना चाहें, आप 4 पेपर दें या आप 7 पेपर दें या आप 8 दें, मैं आपके साथ हूं। लेकिन फैक्ट है कि आप अपने टाइम को देखिए, आप पूरे दिन में देख लीजिए क्या पढ़ें। 8 पेपर या 7 पेपर, एक पेपर पे 1 महीने भी तो समय जस्टिफाइड है। आप ही नए में जा रहे तो भी आप क्या सोचते हैं कि अगर आपको जून में दोनों ग्रुप देना रहता तो मैं क्या बोलता, वेल डन दे दो? नहीं कमेंट करता, क्योंकि आप सोच के देखिए एक एक चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, फिर जब आप आएंगे लिखेंगे, चेक होगा, तब आप पकेंगे, तभी तो जाकर के लिखेंगे। आपको क्या लगता है रैंक इसी तरह आता है जब आप इस तरीके से शुरू से ही क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलते हैं। बस करना यह है कि समझना है एकदम अच्छे से, नहीं समझ में उसी समय पूछिए, खूब पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। घर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैंने आपको कहा ही है कि आपके पास ये लीजिए, मैंने लिख भी दिया 9350943680 ये नंबर, और आपके पास टाइम है 8:45 टू 9:15 PM सारे बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे ऑनलाइन हैं उनके लिए भी, सारे बच्चे, ये आपका जो है वो टाइम है। इस टाइम में आप मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो नो प्रायर अपॉइंटमेंट इज रिक्वायर्ड, कोई प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। बस आपको अगर फोन पिक नहीं हुआ तो एक व्हाट्सएप कर दीजिए कि भाई मैं आने जगह से हूं, गरीब आदमी हूं, बच्चे बड़े सारे रहते हैं, अपने नहीं, अपनी तो एक ही बिटिया है, आप भी वही है, तो इसीलिए बस आप मैसेज करेंगे, खुद कॉल बैक चला जाता है। और ये मेरे साइड से होता है, मतलब मैं क्वेरी को सॉल्व करूंगा, ना कि कोई क्या करेगा, मेरा जो है कोई असिस्टेंट या कोई जूनियर करेगा। तो आप सोचिए, आप पढ़ रहे हैं और आपको दिक्कत है तो अगले दिन आए तो पूछ लिया, जो बच्चे बाहर हैं उनको जो है मैंने टाइम दे दिया, वो मुझसे पूछ लें, इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए? लिखने वाली बात, जब आप लिखेंगे, हर दिन मैं आपको लिखने के लिए दूंगा, उसको आप लिखेंगे, मुझे दिखलाएंगे। जब आप दिखलाएंगे तो मैं बोलूंगा कि अब थोड़ा आप इंप्रूव कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा ये है, यहां ऐसे करो। और जो बच्चे ऑनलाइन हैं, आप व्हाट्सएप से भेजेंगे और आपके साथ गूगल मीट पे हमारी मुलाकात होगी, जहां पे मैं मार्क कर करके आपको दिखाऊंगा। जो भी बच्चे, खुशबू, नमन, बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप जब आएंगे तो आपको जो एक टाइम दिया जाएगा जहां पे मैं यहां से जो है बताऊंगा कि देखिए अंडरलाइन करके कि अगर ऐसे लिखेंगे तो इतने मार्क्स, ऐसे लिखेंगे तो इतने मार्क्स, और प्लस तब उस समय बतलाऊंगा कि वो 10 नंबर क्या था जो मिला था। आपको और कॉपी दिखलाऊंगा जिसमें वो 10 कम भी हुए हैं, किसी को 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला, किसी के 4 कम भी हुए। आप बोलेगा सर ऐसा भी होता है? हाँ जी, दोनों चीज होता है। अब वो क्या रहस्य है, वो रहस्य खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा। सारा आज ही कैसे खुल जाएगा, अभी तो लंबा सफर है, अभी तो बस थोड़ा सा दिखलाया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए, अब जितने भी केस लॉ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हर जगह पे जहां केस लॉ बनेगा केस लॉ करेंगे, उस जगह पे अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो उसी जगह न्यूमेरिकल करेंगे। रीजन ये है कि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन उस जगह नहीं किया तो फिर याद ही नहीं रहेगा कि इस पार्ट से न्यूमेरिकल अराइज हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको देखिएगा चीजों को जब बताऊंगा, बोनस सेक्टर बाकी बात होगी, कैलकुलेशन भी करेंगे बोनस निकालने का कि कितना अमाउंट हो सकता है, वही हमसे पूछ दे। हमें कुछ भी चीज छोड़ना ही नहीं है सिलेबस का। अगर हम कुछ छोड़ेंगे नहीं तो मुझे एक चीज बताइए, आप जो सुनते हैं कभी आउट ऑफ द सिलेबस, आपको पता है आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ इतिहास में। आउट ऑफ सिलेबस दुनिया के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर आपके सर हमने तो बहुत बार सुना है, आपने पढ़ा इत्तू सा है, आपका सिलेबस कितना हो गया? अब आपने जब इतना ही पढ़ा तो आप अगर इसके बाहर कुछ भी पूछा तो आउट ऑफ द सिलेबस हुआ या नहीं? वो सिलेबस से बाहर नहीं पूछा था, आपने जितना पढ़ा था उससे क्या पूछ दिया, आप परेशान हो गए। आपने बोला नहीं सर हमने स्टडी मैट का एक एक लाइन देखा था। स्टडी मैट का आपने जो लाइन देखा था उस लाइन में बस छोटा सा चीज लिखा हुआ है। मान लीजिए एक एग्जांपल डीवीआर, जिसको आप जब हम पढ़ेंगे सिक्योरिटीज लॉ तो हम लोग जो है बात करेंगे। या मान लीजिए कि कहीं भी वर्ड लिखा है फैक्ट्री, अब उस फैक्ट्री वर्ड को जो है उन्होंने लिख तो दिया, लेकिन वो कितना दूर तक है ये आपने तो सोचा ही नहीं। उन्होंने तो लिखा कि फैक्ट्रीज एक्ट हम पूछेंगे, फैक्ट्री का डेफिनेशन आपसे पूछेंगे, लेकिन फैक्ट्री का डेफिनेशन देखिए तो कितना वाइड है,
किस तरीके से है। कहने का मतलब जितना भी रहेगा वो सारा चीज को क्या करना रहेगा, हमें कवर करना रहेगा। राइटिंग स्किल डेवलप करेंगे, उसमें लिखने की हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको जो क्लास नोट्स में कहता हूं इसी चीज को, जो पीपीटी यहां दिखेगा उसको जिसको जिसको मैं लिखने बोलूंगा लिखेंगे। और इसके अलावा आपको क्या दिया जाएगा, बुक दिया जाएगा। इस दोनों से बाहर कुछ नहीं रहेगा। आप कहेगा सर ऐसे करके कोई बोलता नहीं है, तो मैंने बोला इसीलिए क्योंकि जो है कितने साल का अनुभव हुआ है, सिर्फ 14 साल का। और उसके बाद उस विंग में जो है वो पिछले 2010 से हैं, तो 12 साल तो वहां पे हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ भी बाहर नहीं रहता। आप देखते हैं कोई भी जो है वो आईआईटी या कुछ करता है, वो पहले से कॉन्फिडेंट रहता है इंस्टीट्यूट कि हमारे इतने जो है वो रैंक लगेंगे। तो इसलिए मैंने बोला बस मुझे 10 क्लास तो लेने दीजिए, मैं बता दूंगा कि कौन कौन हमारे जो है वो रैंक के रेस में हैं और किस तरह से कर रहे हैं। जो नहीं है उनको बोला जाए कि भाई आप थोड़ा ऐसे कीजिए तब जाकर के ये चीज होगी। तो यहां पे हमें क्लास नोट्स और किस पे जाना है, बुक पे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अवेलेबल होंगे मिलते जुलते, हमारा पहला रहेगा तो मिलते जुलते होंगे, अगर हम ओल्ड कोड से रहेंगे तो पहले के होंगे, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। प्लस और भी जो हम क्वेश्चंस निकाल सकते हैं और एन नंबर ऑफ टेस्ट। उससे क्या होगा, उससे जो है हमारा फियर ही खत्म हो जाएगा। और तब लास्ट में गुरु मंत्र, और ये वही गुरु मंत्र है जो मैंने दिखाया कि क्या किया, जो 10 बढ़ा दिया, किसमें जो है वो कम कर दिया। ये सर ये अगर पहले बता दूंगा तो आप बोलेगा सर अब तो हो गया इतने से ही। तो कहते हैं जो लास्ट वाला चीज है वो क्या किया जाता है, सबसे बाद में। पहले सारे तीर आपके पास होंगे तब ना बोलूंगा कि देख वत्स, इस केस में ब्रह्मास्त्र और इस केस में पाशुपतास्त्र, इस केस में जो है वो नॉर्मल वाले। नहीं तो पता चला कि सामने छोटा सा सैनिक है और आपने ब्रह्मास्त्र चला दिया। सुने ब्रह्मास्त्र का नाम, ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, रामायण महाभारत में ये सब सुने होंगे। तो जब योद्धा उतना मजबूत हो तो ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र चलाना है। सैनिक को तो एक तीर लेंगे टुक वाला और मार देंगे। तो यहां पे ये हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा। तो चलिए अब स्ट्रैटेजी हमारी तैयार। हर दिन जो पढ़ाया बस उसका रिवीजन आपको हर दिन करना है, बस ये मुझे आपसे चाहिए। सेम डे बस क्या करेंगे, रिवाइज। आज जो पढ़ा अगर आज उसे आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको पता है कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 2 घंटे के क्लास को रिवाइज करने में आधे से 40 मिनट, 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स, दैट्स इट। अगर उससे ज्यादा लगे मुझसे मिलिए, मैंने तो नंबर भी दे दिया, कॉल कीजिए जो बाहर है कि सर ज्यादा टाइम लगा तो मैं बताऊंगा कि कहीं आप मिस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने शायद आपको ये नहीं बताया, आई एम अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट। एसएससी बोर्ड में 5 साल ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट रह चुका हूं। तो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट का मतलब है कि आपके मैंने पहले ही बोला वो मैं कहां छोड़ के आता हूं, क्लास के बाहर। नहीं तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा, फिर तो मुझे लगेगा कि दे रहे हैं चुन चुन करके ये लंबे लंबे वाला। तो वो बेसिकली बाहर छोड़ करके आते, क्योंकि वो मेरा हाईली पेड जॉब है। अब एज ए साइकोलॉजिस्ट अगर आप मुझसे टाइम लीजिएगा, आएगा अभी लीजिएगा तो 7 से 8 मंथ्स के बाद आपको मेरा कंसल्टेंसी का टाइम मिलेगा। ज्यादा नहीं लगता है, उसमें सिर्फ 25 मिनट के 45,000 रुपए लगते हैं। तो वो जो है वो अलग अलग लोगों के लिए रहता है, जो आपके प्रॉब्लम में होते हैं, मतलब अर्निंग पीपल होते हैं, उन लोगों के लिए होता है। यहां मैं आपको वो चीज फ्री में दे रहा हूं कि एज बीइंग साइकोलॉजिस्ट हमें ये पता रहता है कि किस समय आपका अप्रोच जो है थोड़ा सा मूव करने लगा, तो हम बस उसमें आपकी मदद करते हैं। तो इसीलिए जिस दिन आपको बोला उसी दिन बस क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। नहीं हो तो मुझे बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि कहां मिस कर रहे हैं, जिसलिए आपको क्या लग रहा है 30 मिनट्स और 40 मिनट से क्या लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है। आपका एक कॉपी होगा HW का और एक होगा कौन सा, CW का। बचपन में जाइए 10-12 कॉपी रहता था, 10-12 सब्जेक्ट रहता था, और कैसे बोर्ड का एग्जाम देते थे सोचिए। और उस समय आपकी उम्र सोचिए, अभी आपकी उम्र सोचिए, 4 सब्जेक्ट और 7 सब्जेक्ट देना है तो भूमिका बन रहा है, क्या करे कैसे करे। नन्हा सा जान संस्कृत भी पढ़ता था, हिंदी, इंग्लिश, EVS, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स नहीं पढ़ते थे। वो अप्रोच सोचिए, वो अप्रोच सबसे बेहतर था, तभी तो उसको हम क्या कर पाते थे, कवर कर पाते थे। अब हमारा एक CW HW जो भी आप क्लास में करेंगे वो क्लास वाले कॉपी में, और घर में रफ भी करना है। ऐसे किसी चीज को आप लिख रहे हैं, आज सर ने बताया फैक्ट्री के बारे में, तो फैक्ट्री इज दिस, यहां पे 2 जन्म है, यहां 10, यहां 20, ऐसे भी कीजिए। तो किस कॉपी में, होमवर्क वाले घर वाले कॉपी में कीजिए, और वहां पे डेट दे करके कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आपने कितना एफर्ट लगाया, आज आपने क्या पढ़ा, कैसे चीजों को क्या किया है, रिवाइज किया है। हर दिन ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा पेज लिखिए, ज्यादा नहीं, लेकिन अपनी दुख भरी और सुख भरी कहानी नहीं। जो भी पढ़ाया उसी टॉपिक में से कुछ क्या करना रहेगा, लिखना। जो टॉपिक सबसे टेढ़ा लगे उस पर लिखिए, कोई शो ऑफ नहीं, कुछ छिपाना नहीं। यहां CS बनने आए हैं या सिर्फ ये दिखलाने आए कि सर देखो मैं बहुत जो है स्मार्ट हूं, मैं बहुत तेज हूं, इसके लिए आप आए हैं, या सही में बोलिए तो प्रॉब्लम क्या है तब आए हैं? आपको पढ़ना है मुझसे तभी आप आए हैं ना। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम है वो मुझे बताएंगे तो मैं ज्यादा मदद कर पाऊंगा, या आप छिपाएंगे तो मदद कर पाऊंगा?
तो शो ऑफ में जाएंगे या जो प्रॉब्लम है वो सीधे बता देंगे? आज अगर मान लीजिए कोई एक छोटा सा बच्चा है और आपसे पूछे भैया दीदी जो भी आपको बुलाए, काका काकी जो भी बुलाए मान लीजिए, और बोले कि भैया दीदी मुझे बताओ CAT कैट, कैट मीन्स छोटा सा बच्चा है, आप उसको ऐसे गोद में लेते हैं और बोलते हैं बेटा CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, बिल्ली की आंखें जो है वो क्या होती है, चमकती है। अब जो है वो इतना बड़ा बच्चा आया और वो कह रहा है दीदी दीदी CAT कैट, कैट मीन्स ये ले एक लात। गधा इतना बड़ा हो गया है और अभी तक तू CAT कैट, कैट मीन्स पूछ रहा है, तेरे इतने बड़े कैट के गले में जो है वो घंटी बांध रहे हैं और तू कैट पूछ रहा है। क्या अंतर हो गया भाई? आप वही, बच्चा वही, क्वेश्चन वही, अंतर क्या हो गया? तो अभी आप स्टूडेंट है, जो भी पूछेंगे चलेगा, कल के डेट में प्रोफेशनल बन गए और प्रोविजन नहीं आता है, शर्म लगेगा, किसी से नहीं पूछ पाएंगे। आज टीचर से पूछने में कोई हिचक नहीं होगी क्योंकि आप पढ़ने आए हैं। जो भी सर लिख नहीं पा रहे, ऑब्वियस बात है नहीं लिख पा, तभी तो अभी आप CS नहीं बने हैं। जिस दिन मैं बोलूं मैं नहीं लिख पा रहा हूं तो मुझे मिलेगा कंसल्टेंसी। ये जो पैसे मैंने बताया मुझे किस बात के, लोग आए कंसल्टेंसी के लिए, मैं बोलूंगा मुझे ये नहीं आता है और दुल्हन किस तरह शर्माऊं, तो मुझे बताइए पैसे देंगे या मुक्के देंगे? टीचर को मुक्के नहीं बोलते हैं तो चलिए पड़ेगा ना मुक्का मुझे। अब हाँ बोलिए तो ये बेसिकली हमें क्या रखना है, अप्रोच रखना है कि जब भी हम करें एक शो ऑफ नहीं, और दूसरा क्या रहे, सिर्फ और सिर्फ नो योर सेल्फ। जो नहीं आए वो आप पूछिए। हर बंदे का अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का राइटिंग पहले से बहुत डेवलप होगा। अब ये नहीं कि उसके प्रेशर में खुद मरे जा रहे और उसका राइटिंग बहुत अच्छा है तो ठीक है ना। क्या बहुत ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है? आप इस दुनिया में देख रहे हैं तो आप अपने कमाने के लिए लगे हैं या मर रहे हैं, या देख देख करके ही पहले? तो पहले मर ही लेते हैं। अंबानी के पास, अडानी के पास बहुत पैसे हैं, तुम यही देख के सुन के मरे क्या लाइफ जी रहा है या ये लोग, या कोई और भी लोग देखा क्या लाइफ जी रहे हैं, तो वो सोचे या अपने बारे में करे। तो हमें जितनी प्रॉब्लम है, आपकी ज्यादा है तो आपको ज्यादा मैं बताऊंगा। किसी को लगता है कि नहीं मेरा ट्यून है, देखा मैंने, हाँ ठीक है, उनको थोड़ा फाइन ट्यून कर दिया और बाकी को बैठ करके कर रहे हैं। ये हमारा अप्रोच रहेगा। तो चलिए, अप्रोच क्लियर है? ठीक है, कैसे पढ़ेंगे ये क्लियर है। इसी चीज से पढ़ना है, जो लिखने बोलूंगा वो लिखना है, जो बुक दूंगा उससे क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है कि स्कैनर वगैरह कुछ नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सिर्फ साइट से करेंगे, मैं कराऊंगा, और आंसर सारे मिलेंगे आपके कॉपी में, वो होगा क्लास नोट्स, और इस किसमें, बुक में, इससे बाहर कहीं नहीं होगा। अपने कॉपी और अपने बुक से आंसर, ना कि स्कैनर वगैरह। सिर्फ क्वेश्चन बैंक के लिए स्कैनर यूज करना चाहे तो करें, उसकी भी जरूरत नहीं। आजकल साइट पे फ्री में मिलता है तो क्यों पैसे दे, गलत सलत आंसर लिखा रहता है, टेम्पटेशन होगा और उस तरफ हम क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। चलिए, तो अब जरा हम आते हैं और अब हमारा जर्नी शुरू होता है, और हम पहला हमला किस एक्ट पे करने जा रहे हैं, फैक्ट्रीज एक्ट पे। चलिए, तो अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से चीजों को समझिएगा। हमारे सेटिंग अप में जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी। अब भूमिका या खुशबू, आप में से किसी ने पूछा था कौन सा चीज है, तो अब हम लोग अपने चीज पे और अपने जगह पे आ गए हैं जो हम लोग करने जा रहे थे। फाइन, तो यहां से ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम लोग लेबर लॉ वाले पोर्शन में हैं, यानी कि एक जो है वो इंडस्ट्री, एक जो है वो कंपनी बन गया, कंपनी को चलानी है। कंपनी को चलाने के लिए हमें लोग चाहिए या नहीं चाहिए, ह्यूमन पावर चाहिए। अगर हमारे पास लोगों की रिक्वायरमेंट, तो मुझे बताइए आज के डेट में हमारे देश में अगर सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है अनएम्प्लॉयमेंट। हर आदमी इतना ज्यादा मेहनत क्यों करना चाहता है पढ़ाई और बाकी चीज में, सोच के देखिए। क्योंकि हमसे बेहतर कोई और किया हुआ रहेगा तो बॉस जॉब हमें मिलना मुश्किल है, हमें जो है वो जॉब नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको दूसरे से बेहतर बनना पड़ेगा। ऐसे ही जरा सोचिए, अगर कोई काम करने गया हुआ है तो हो सकता है सबको काम आता हो, फिर भी जो है जो काम देने वाले लोग हैं वो क्या बोलते हैं, जो काम देने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि इतने ही रुपए में काम करोगे तो काम करने देंगे। भाई होना चाहिए 800 रुपए एक दिन का, वो कहते 400 लेना है। आप कहिएगा सर तो वो काम नहीं करेगा। नहीं कैसे करेगा, सोच के देखिए। आज आप आए होंगे, जिस भी इलाका से आए होंगे, अगर कभी गौर कीजिएगा जाते वक्त या किसी भी समय, सुबह के समय खास तौर पे, आपके जो है इलाके में भी एक कोई चौक होता होगा जहां पे जो आप देखेंगे कुछ लेबर वगैरह खड़े हैं, साइकिल वगैरह लेके, टिफिन लेकर के, किसी के पास कुदाल रहता है, किसी के पास पेंटिंग का चीज रहता है, और वहां लोग आते हैं और कहते हैं चल मेरे घर मजदूरी में। या कॉन्ट्रैक्टर आता है, बोलता है चलो भाई 4 लेबर चलो हमारे साथ।
सुबह 8 बजे से वो लोग बैठा हुआ है, अब जैसे जैसे 9 बजने लगा, 10 बजने लगा, अब क्या होगा? उस बंदे को अब डर लगने लगेगा, क्या कि अगर आज नहीं गए काम करने के लिए तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा, क्योंकि वो हमारे और आपके तरह वेल ब्लेस्ड नहीं है कि अकाउंट में पैसा है कि 2 महीने तक ऐसे ही खा लेंगे। आपने देखा था कोरोना में इसलिए क्या हाल हो गई थी उन लोगों की। तो मैं जो बात कर रहा हूं वो उन लेबर की बात कर रहा हूं जो जाकर के काम करते हैं। आप यहां बैठे हुए, यहां एसी लगा है, माइक लगा है, इतने सारे चीजें, जितने चीज मैं पहना हूं आप पहने हैं, मोबाइल है, सब कुछ है, ये बनाती कौन है? कंपनी। आसान शब्द में बोले, और ये कंपनी तो बनाती है, लेकिन कंपनी कहां बनाती है? अपने अपने घर में डायरेक्टर, दो वो बना के लाता है, दो वो बना के लाता है, फिर दोनों मिलकर के बेचने जाते हैं। फैक्ट्रीज में बनता है। वहां पे जो लोग काम करेंगे, जरा सोचिए, ये वो लोग हैं जो आप तक आईफोन से लेकर के सब कुछ पहुंचाते हैं, हाईफाई चीज से लेकर के लोएस्ट चीज तक भी, हर जरूरत की चीज आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन उनकी स्थिति सबसे खराब होती है। जो आईफोन बनाता है, आज तक वो उसके के पास आईफोन नहीं होगा जो उस फैक्ट्री में काम करता होगा। जो आपके लिकर हैं, कोल्ड ड्रिंक है, ये सारी चीजें सब तो फैक्ट्री में ही बन रहा है। अब कह रहे ये चीज जहां बनता है वहां पे चूंकि काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो शायद उनको काम करते वक्त वो सारी फैसिलिटी ना मिले, उतने पैसे ना मिले। जब वहां काम करने के दौरान कोई हादसा हो जाए तो उन्हें कंपनसेशन ना मिले। पॉसिबल? ऐसा क्यों? लोग ज्यादा हैं और काम क्या है? कम है। यही तो वजह है। आज के डेट में अगर हमारे पास जो है वो काम जो है वो ज्यादा रहे, लोग कम रहे, तो बताइए मोनोपोली उनका चलेगा या नहीं चलेगा? और आप ये देख भी सकते, अगर मोहल्ले में सिर्फ एक इलेक्ट्रीशियन है तो जरा कॉल कीजिए, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, आज बोल करके 3 दिन बाद आएगा। क्यों? क्योंकि उस एरिया में आपको कोई और इलेक्ट्रीशियन नहीं पता है, इसीलिए। लेकिन यही चीज जब हम मास लेवल पे फैक्ट्री में बात करते हैं, आप देखिए ना, कोई एक वैकेंसी निकलता है, लाखों लोग जो है वो एपियर होते हैं या नहीं? 10-10 पोस्ट के लिए लाख की संख्या में लोग हैं, चाहे प्यून का ही वैकेंसी क्यों ना हो। तो ऐसे केस में इंप्लॉयर जो है वो उनको कम तनख्वाह ना दे, उनको काम करते वक्त जो है वो रीजनेबल फैसिलिटी ना दे। पॉसिबल? आप यहां आए हैं, क्या यहां आप बैठे हैं तो सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं इतना ही चाहिए, या रूम का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, हां या ना? अगर साफ नहीं भी तो भी मैं पढ़ाऊंगा तो बात उतनी ही जाएगी या नहीं जाएगी? लेकिन आपके जो है वो बॉडी के लिए वो खराब है। अगर गंदगी है चारों बगल और आप क्लास में बैठे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूं वो बात जो है वो आप तक पहुंचेगी कि नहीं? सुनाई देगी या कान काम करना बंद कर देगा? गर्मी के समय में एसी, ठंड के समय में रूम बंद रहना चाहिए, तो ही जो है आप बैठ करके पढ़ पाएंगे। आपको चेयर चाहिए, और इतना ही नहीं, इसके बाद क्लास खत्म हो तो वॉशरूम वगैरह होना चाहिए या नहीं? अब मुझे बताइए, ये सारी चीज आपकी रिक्वायरमेंट है कब? जब आप क्लास के लिए आए हैं, थोड़े कंफर्ट जोन में है क्योंकि आप बैठ के पढ़ रहे हैं, वहां पे वो लगातार काम कर रहे हैं, धूल मिट्टी में रहेंगे। अब उन्हें खाना खाने के लिए जाना है। अब जब वो खाना खाने के लिए जाएंगे, रामदीन है, राम खिलावन है, हरिया है, बंसी है, बिरजू है, अगर कोई भी नाम ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी बच्चे के किसी भी रिलेटिव के साथ मैच करे तो हैशटैग ना चला दें, क्योंकि आजकल बड़ा चलता रहता है ये देश। तो बस ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ नाम ये जो है वो कह रहा हूं। तो ये जो हमारे रामदीन है, बंसी, बिरजू है, राम खिलावन है, ये जो भी लोग काम कर रहे हैं, ये जब काम कर रहे हैं तो उन्हें वो बेसिक फैसिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए? पता चला धूल में है। क्यों धूल में है भाई? काम कर रहा है, मशीन पे काम कर रहा है। अब खाना खाने जाना है, हाथ धोने के लिए जगह चाहिए या नहीं? कुछ ऐसा आपने ध्यान नहीं रखा, खाने दो जैसे खाएगा, क्या करेगा? नहीं कुछ है तो ऐसे ही पूछेगा और खाने लगेगा। पापी पेट का सवाल है, भूख लगा है तो खाएगा या नहीं खाएगा? बीमार पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर किसी भी जगह पे जो पत्थर की कटाई हो रही, पत्थर की कटाई, आप जितने शानदार वाले जो है वो टाइल्स और मोजाइक्स और जो है वो ग्रेनाइट जो देखते हैं, जरा सोचिए ये जहां बनता है, आप कहिएगा सर आप देखें, हाँ हम लोग ऑडिट पे जाते हैं। और आप भी जो पढ़े, क्यों लेबर लॉ आपको पढ़ाया जा रहा है, जरा ये सोचा है? क्योंकि लेबर लॉ का ऑडिट सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है और कोई नहीं। मतलब जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं हर चीज का पर्पस है, इसीलिए लेबर लॉ का ये चीज आपको ध्यान से पढ़ना है। और ऑडिट का मतलब क्या होता है? गलती ढूंढना। गलती कब ढूंढेंगे? जब पहले प्रोविजन पता होगा तब ना। तो यही फैक्ट्रीज एक्ट ने बोला कि भाई अगर वहां पे कोई काम कर रहा है तो ये फैसिलिटी देना पड़ेगा आपको, जो है ड्रिंकिंग के लिए, हाथ धोने के लिए, आपको जो है वो वॉशरूम, ये सारा कुछ क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड करना पड़ेगा। मुझे एक ही बताइए, अगर ये चीज हम एक्ट में ना बोले तो क्या मानेंगे ये लोग? वो क्यों सोचेंगे कि लेबर आएगा तो उसको जो बड़े अच्छे से पानी देंगे, तो उसके लिए जो है वो कैंटीन रहेगा, रेस्ट रूम तक की व्यवस्था है। अगर फीमेल वहां काम कर रही है तो उनके लिए अलग तरह का अरेंजमेंट है। उनका छोटा बच्चा साथ में है तो वो बच्चा कहां रहेगा, इसके लिए आप कहिए सर इतनी भी बात होती है?
जरा सोचिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ब्यूटीफुल है। पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो भी गलती से मैं ही पढ़ाऊंगा। जीआईजीएल में वो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 1-2 चैप्टर के बाद वो आएगा। तो उसमें आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बात लिखी हुई, इसीलिए इतने सारे नियम कानून क्या करने पड़ रहे हैं, हमें बनाना पड़ रहा है। तो अब कहा गया कि अगर हम चाहते हैं उनको ये फैसिलिटी दे, तो सबसे पहले तो कानून बनाओ कि अगर ये फैसिलिटी नहीं दिया तो ये कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या, देयर इज सम एक्ट, देयर इज सम रूल ऑलरेडी मेड, और अगर उसको नहीं माना तो कॉन्ट्रावेंशन। मुझे एक चीज बताइए, कोई रास्ते में चल रहा है और किसी ने किसी को चाकू मार दिया, अगर चाकू मार दिया तो उसे सजा मिलेगी या नहीं? क्यों मिलेगी? यही, चाकू मार दिया सजा मिलेगी। तो इसके लिए जो है वो कहां लिखा हुआ है, तो कहा गया इंडियन पीनल कोड में लिखा हुआ है कि किसी को चाकू से शार्प वेपन से मारना ऑफेंस है और उसके लिए इतने दिन की सजा है जुर्म साबित होने पे, इसीलिए मिलेगा। मैंने एक बार एग्जांपल भी आपको दिया था, लॉ में जो है पहले एक कौन सा इंसिडेंट था, दिल्ली में ही हुआ था, निर्भया। उसमें जो है एक 13 ईयर का बच्चा था, उसको सिर्फ 3 साल की जेल मिली, बाकी को फांसी की सजा हुई। क्यों? उसे सिर्फ 3 साल, जेल भी नहीं हुआ था, बाल सुधार गृह में भेजा गया था। क्यों? क्योंकि आपके लॉ में सारे जज कह रहे हैं वी आर हेल्पलेस। क्यों हेल्पलेस? लॉ में नहीं लिखा हुआ है इससे ज्यादा का, लिखा हुआ कितना भी बड़ा क्राइम करे तो उसको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए बाल सुधार गृह में क्या कर सकते हैं, उससे ज्यादा का सजा नहीं दे सकते हैं। अब लॉ को क्या किया गया, फिर अमेंड किया गया, लेकिन उस समय तो नहीं था ये प्रोविजन। तो ठीक वैसे ही यहां पे अगर लॉ ही नहीं बना हुआ रहेगा तो मुझे बताइए कौन इंप्लॉयर जो है वो देने वाला है अपने इंप्लॉय को इतनी सारी फैसिलिटी कि वहां पे साफ सुथरा जगह रहे, कितने घंटे काम लेना हो, पता चला दिन रात खटाए हुए हो, चल करेगा कैसे नहीं और काम करके जा। लेकिन यही अगर बना हुआ, आपके सर इसके बावजूद भी तो करा लेते हैं। मुझे एक चीज बताइए, लॉ बना हुआ फिर भी किसी को कोई चाकू मार रहा है या नहीं, गोली मार रहा है या नहीं, तो क्या करे, हटा दे इंडियन पिनल कोड, उसको इंप्लीमेंट ठीक से करे, यही अप्रोच होना चाहिए। ठीक वैसे ही कानून तो बना हुआ है आपके, लेकिन कानून बना इसलिए थोड़ा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि इसी के ऑडिट पे लोग एकाएक पहुंचेंगे। इसी में हम देखेंगे फैक्ट्री के इंस्पेक्टर होते हैं अलग, वो पहुंचेगा और एकाएक देखेगा क्या कंडीशन है। काम कर रहा है बंदा, फर्श पे पानी गिरा हुआ है, सर पे जो है वो सामान ढो करके जा रहा है, पीठ पे सामान लेकर के जा रहा है, जाएगा गिर जाएगा, पैर टूट गया, कोई भी चीज हो गया, वहां पे सफाई होनी चाहिए या नहीं? बगल से नाला केमिकल वगैरह भी बह रहा है, जहां केमिकल वगैरह का काम होता है वहां से छोटा सा नाला निकाल देते। अब जरा सोचिए, लगातार उसमें वो रह रहा है, वो वैसे नहीं होकर के वो ढका होना चाहिए। बात कहीं लिखा हो तब ना। लिफ्ट वगैरह में हर दिन सुनते हादसा हो गया कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो उसका रूल है कितने दिन पे व्हाइट वॉश होना चाहिए। अगर ये सब लिखा हुआ है, सारे रजिस्टर मेंटेन करने, आपको सारे प्रूफ देना है, तो चांसेस है ना कि सारा चीज फुलफिल होगा। अगर हमने बना दिया मिनिमम वेजेज एक्ट, तो अगर उससे कोई कम दे रहा है तो ऑफेंस होगा या नहीं? तो यही लेबर लॉ में आपको जो है वो तकरीबन 18 एक्ट्स पढ़ने, 18 to 20 एक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे जो है वो कहिए जो इंपॉर्टेंट है वो फैक्ट्रीज एक्ट, क्योंकि इसी से बेस होकर के बहुत कुछ निकलेगा। तो फैक्ट्रीज एक्ट जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, क्या हम लोग लेबर लॉ में सिर्फ इसी एक्ट को पढ़ेंगे? हम फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ेंगे, मिनिमम वेजेज एक्ट पढ़ेंगे, पेमेंट ऑफ एक्ट पढ़ेंगे। अब देखिए, आपको इतने पैसे मिले, ये लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में, लेकिन आपको मिनिमम वेजेज एक्ट में, लेकिन कब मिले? पूरे महीने बीत गए, आप पैसे के लिए गए, उतना ही मिल रहा है। उन्होंने बोला था, मिनिमम वेजेज एक्ट ने बोला है कि हर दिन का या पूरे महीने का 10,000 इनको कम से कम मिलना चाहिए। उस एक्ट ने बोला तो 10,000 आपको मिलेगा, लेकिन उस एक्ट ने यह नहीं बोला। और याद रखिएगा, एक चीज दूसरे से लिंक्ड रहता है। आज ही जब हम बात करेंगे जीआईजीएल में किसी जगह, तो देखिएगा इसका जिक्र आएगा थोड़ा सा। तो हमेशा चीजों को सुनिएगा पूरा का पूरा, जब भी इन चीजों को बोल रहा हूं, क्योंकि यही चीज बेस होता है। उसके बाद तो प्रोविजन होते हैं जो हम समझते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन ये फाउंडिंग कुछ चीज है, इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना रहता है। तो अगर मैंने यहां पे कहा कि मान लीजिए कि फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री का कोई भी हमने प्रोविजन बना दिया, हमने कहा कि इतने पैसे मिलेंगे, कह दिया किसने? मिनिमम वेजेज एक्ट ने, 10,000 मिलना है। लेने के लिए जब गया कि दो, अब तो कह रहा देंगे 2 महीने बाद देंगे। जा, ये क्या हुआ? क्या 2 महीने बाद मिलेगा तो काम चलेगा? सोचिए, महीने भर काम किया, पैसे देंगे तभी तो क्या करेंगे, घर सामान ले जाएंगे। लेकिन उसने बोला हम कब देंगे? मिनिमम वेजेज एक्ट ने कुछ बोला ही नहीं कब देना है, उसने बस ये बोला कि इतना कम से कम देना है। छूट गया उससे। उस एक्ट को सही तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए एक और एक्ट बनाना पड़ा, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, जो कहता है कि
कितने दिन पे दे देंगे, ये नहीं कि एक ही बार 6 महीने पे पैसे देंगे, और देंगे तो कैसे देंगे। बंदा किंगफिशर कंपनी में काम कर रहा था, रामदीन को 2 बाटली पकड़ा देंगे, झूम शराबी, क्या वो दे दें। बासमती राइस के जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहा था, 200 रुपए किलो वाला चावल का पैकेट दे दें, नहीं है ये रामदीन के लिए। वो 30 रुपए वाला 20 रुपए केजी वाला चावल खाता है, क्या उसके लिए चाहिए। तो इसका मतलब कितना देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, देखिए सबके लिए अलग अलग है। उसका होली, दीपावली, दशहरा सही से मने, इसके लिए बोनस एक्ट है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन जैसा चीज है, सब कुछ पढ़ना है इसमें। लेकिन पहले हमला किस पे कर रहे हैं, फैक्ट्रीज एक्ट पे। तो फैक्ट्रीज एक्ट जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब सबसे पहला वर्ड जो है ये आया क्या, फैक्ट्री। तो सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा कि ये एक्ट जो है वो अप्लीकेबल किसके लिए है। जल्दी बताइए, यहां पहले लाइन को सिर्फ पढ़िए, दिस एक्ट इज अप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज। अब हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे या किसी जगह हमें लिखना पड़ जाए, तो पहला एस्पेक्ट तो यही हुआ कि ये एक्ट किस पे अप्लीकेबल है। अब इससे तो काम नहीं चलेगा। अब अगला चीज हमारा हुआ कि हमें समझना पड़ेगा कि फैक्ट्रीज किसको कहते हैं। अगर कोई चीज फैक्ट्री के ही दायरे में नहीं आएगा तो क्या उसके ऊपर जो है ये एक्ट अप्लीकेबल होगा। इस एक्ट में हमने जो प्रोविजन दिया है कि ये सुविधा दो, ये दो, ये दो, ये दो, इतने से इतने देर का, ज्यादा देर का काम नहीं कराना है, इतने लोगों पे इतना एक रेस्ट रूम देना है, वुमेन वर्कर इतने हैं तो उनके लिए इंतजाम इस तरह का करना है, ये तब ना जब वो किस दायरे में आएगा। बाकी एक्ट में इमोशनल ज्यादा नहीं होना है, लेकिन जब मैं लेबर लॉज आपको पढ़ा रहा हूं तो उसमें थोड़ा क्या होंगे, मतलब ये नहीं सर रो के पढ़ाओगे, नहीं। इमोशनल का मतलब है कि जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन आए, डिसीजन लेना रहे, तो थोड़ा सा देखेंगे कि लेबर के लिए क्या अच्छा है। रामदीन, राम खिलावन, बंसी, बिरजू, हड़िया, इनके लिए क्या अच्छा है, इंक्लूडिंग राम दुलारी भी। तो उनके लिए जो है वो क्या अच्छा है, ये बेसिकली हमें क्या करना रहेगा, ध्यान रख। ये जब आप ध्यान रखेंगे तो किसी जगह अगर कंफ्यूजन होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये ऑप्ट करें या ये ऑप्ट करें। ये मतलब है मेरे इमोशन का। बाकी जगह तो लॉ में जो बोला हुआ है वो बोला हुआ है, वो हमें मानना है। तो अब कहा ऑल फैक्ट्रीज, इसका मतलब अगर कोई चीज फैक्ट्री के दायरे में नहीं आया है तो वहां पे इन सारे प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं, हाँ या ना। इसका मतलब सबसे जरूरी चीज तो हो गया कि पहले ये तो देखो कि किस जगह को ये फैक्ट्री कह रहे हैं। तो मुझे बताइए, जो लॉ मेकर होंगे, जिन्होंने इस लॉ को बनाया होगा, उनका पर्पस क्या था, लेबर को प्रोटेक्ट करना। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्ट को समझने के लिए। देखिएगा आज ही आपको जब पढ़ाऊंगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, दूसरे में जीआईजीएल में है, जब हम लोग आज पढ़ेंगे तो बताऊंगा इंटेंशन कितनी बड़ी चीज है। ये बनाया गया इस इंटेंशन से कि लेबर को क्या कर सके, हम प्रोटेक्ट कर सकें। कहा ठीक है, लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ज्यादा से ज्यादा चीज को अगर फैक्ट्री के दायरे में डाल दें तो वो अच्छा है, या कम चीजों को फैक्ट्री के दायरे में रखें। ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा चीज फैक्ट्री के दायरे में होंगे उतने ज्यादा जगहों पे काम करने वाले लोगों को फैक्ट्रीज एक्ट के सारे बेनिफिट मिलेंगे या नहीं। तो इंटेंशन तो समझ में आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा चीज को किस दायरे में रखें। कहा ठीक है, रखो फैक्ट्री के दायरे में। बताओ फैक्ट्री किसको कहेंगे। तो इन्होंने कहा फैक्ट्री का मतलब है एनी व्हाट, एनी प्रीमिसेस या प्रीमाइसेस, एनी प्रीमाइसेस। और यहां पे कह रहे इंक्लूडिंग प्रीसिंक्ट्स, थोड़ी देर के लिए इग्नोर। ठीक, अभी लिखना नहीं, सिर्फ सुनिएगा, लिखने में दूंगा टाइम। तो एनी प्रीमाइसेस इन एनी पार्ट ऑफ विच व्हाट इज गोइंग ऑन, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या प्रोसेस इज कैरिड ऑन। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमें पता है, आसान शब्दों में तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पता है। लॉ ने क्या बोला है वो देखेंगे। तो कहा कि एनी प्रीमाइसेस, सिर्फ सुनने पे ध्यान दीजिए क्योंकि मैं लिखने के लिए दूंगा टाइम कि अब लिखिए, मैं बोल दूंगा, एकदम ध्यान से भी सुनिएगा, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा एनी प्रीमाइसेस, यानी कि प्रीमाइसेस के किसी भी कोने में कौन सा एक्टिविटी होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। अगर हो रहा है तो पहले जरा देखते हैं क्या मतलब है। बहुत बड़ा ये प्रीमाइस है, पता है आपको, यहां भी है, ऊपर फ्लोर भी है, सब कुछ है, ये पूरा प्रीमाइस हो गया। इसमें सारे जगह पे पढ़ाई का काम होता है। एग्री आप मेरे इस बात से। अब मान लीजिए कि एक छोटे से उस वाले रूम में या उधर वाले रूम में रोहित सर जो है वो कुछ जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और इधर जो है वो वरुण सर जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग में कुछ लगे हुए। बाकी जगह पे हम लोग सब पढ़ा रहे हैं, अलग अलग टीचर हम लोग सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने रूम में ये लोग कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं।
अब कहा कि इनके उस एक्टिविटी के कारण ये पूरा का पूरा जो है वो प्रीमाइसेस किस दायरे में आ गया? फैक्ट्री के दायरे में, फैक्ट्री के दायरे में। और अगर ये लोग भी नहीं कर रहे होते ये काम तो ये नहीं आता, क्योंकि कोई भी जो है वो जगह फैक्ट्री तब कहलाएगा जब वहां कौन सा एक्टिविटी हो रहा हो। और ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पूरे में हो रहा हो जरूरी नहीं है, प्रीमाइसेस के किसी भी कोने में अगर हो रहा है। और डिटेल में जाएंगे, पहले इसका बेसिक समझिए। प्रीमाइसेस के किसी भी कोने में कौन सा एक्टिविटी हो रहा है, तो इसका मतलब उसको हम फैक्ट्री कहेंगे। लेकिन दो बातें हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो हमारा हो रहा है, यहां या तो पावर का इस्तेमाल होगा या पावर का इस्तेमाल नहीं होगा। दो बातें, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल। अब जो भी चीज से वो चलो, जनरेटर को भी पावर कहते हैं, याद रखिएगा। डीसी को भी पावर कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी तरीके से, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे जनरेटर के थ्रू हो रहा हो, किसी भी तरीके से, तो उसको किस कैटेगरी में हमने रख दिया? पावर। पावर मन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मत समझिएगा, चाहे किसी भी मोड से आप पावर सप्लाई कर रहे हो। जनरेटर से नहीं करते हैं सब कुछ। अभी लाइट चला जाएगा, देखिएगा आपकी क्लास नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि जनसेट लगा हुआ है। जैसे ही वो होगा वो शुरू हो जाएगा चलना। आपके घर में भी जो है आप देखते हैं, आपके घर में जो इन्वर्टर लगा रहता है, लाइट कटता है इन्वर्टर पे आ जाता है नहीं, तो इसका मतलब बिजली रहे या ना रहे माना जाएगा वहां पावर का इस्तेमाल हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है तो दो बातें हैं, या तो पावर का इस्तेमाल हो रहा है या पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पे कम से कम कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 10 लोग काम करते होने चाहिए। और अगर पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो कितने? तो उस केस में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 20 लोग होने चाहिए। कितने? 20 लोग होने चाहिए, 20 लोग होने चाहिए। और ये कब होने चाहिए? बस एक दिन गया, छू दिया, भाग गया। सोचिए भाई, 10 और 20 लोग हैं तो कुछ टाइम भी होगा। कहा कि पिछले 12 महीनों में कभी भी अगर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट पे हैं तो पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन अगर वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट पे कितने? 10 या कितने लोग हैं? 20 है तो वो जगह क्या कहलाएगा? फैक्ट्री कहलाएगा। फिर से इसको करते हैं। प्रीमाइसेस का कोई भी हिस्सा जहां कौन सा एक्टिविटी हो रहा, तो अगर कहीं मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रहा हो तो इसका मतलब कुछ चेक करना है ये फैक्ट्री है या नहीं। नहीं भाई, वो फैक्ट्री के दायरे में ही नहीं आया। चलिए भाई, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है किसी भी कोने में, अगला चीज क्या करें? बोल दे उसको फैक्ट्री। चेक कीजिए पावर का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो पावर का यूज हो रहा है, इस पावर के यूज का क्या सेंस है? मैं एग्जांपल देता हूं। आपने लक्कर वाला देखा है? लकड़ी वाला कारपेंटर देखा है? ये लक्कर वाला, लकड़ी वाला कारपेंटर ये क्या करते हैं? लकड़ी के सामान बनाते हैं। पलंग, कुर्सी, जो भी चीज आप बोलेंगे वो, आप सोफा, ये सब बना करके देंगे आपको। आप देखेंगे कि ये दो तरह से काम करते हैं। एक जो काम करेगा वो किस तरीके से कि उनके पास सब कुछ मैनुअल होगा। ऐसे करके खींचने वाला एक बंदा ऐसे 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 करके तो प्लेन करेगा, आरी से ऐसे ऐसे करके जो है वो काटता है, कील से ऐसे ऐसे करके ठोकेगा। और एक क्या होगा, उसके पास जो है वो छीलने के लिए मशीन है। ऐसे किया, जर्र कट गया। काटना है तो कटर उसके पास, मशीन में लगाया, प्लग ऑन किया, ड्र कट गया। ड्रिल करना है, लगाया और खट से जो क्या कर दिया, ड्रिल कर दिया। देखे है ना ये चीज। और एक होता है जो क्या करता है, मैनुअल करता है। तो अगर मान लीजिए कि यही आपका फर्नीचर बन रहा है, फर्नीचर का दुकान है, अब ये फैक्ट्री कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो कहा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो है। अब हमें बस इतना देखना है कि वहां पे मैनुअल काम हो रहा है या आपका इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। अगर मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग काम के लिए सारे हथियार, सारे वेपन हमारे कैसे हैं, मैनुअल, तो मुझे बताइए पावर का इस्तेमाल हुआ तो अब वहां पे कितने लोग होने चाहिए तब फैक्ट्री कहलाएगा? अगर वहां पे 15 है तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है वहां? लेकिन वहां पे 20 का आंकड़ा टच। अगर हमें यह देखना है तो क्या करना रहेगा? अगर आज हम 6 दिसंबर को यह देखने गए हैं तो क्या करेंगे? 6 दिसंबर 2021 तक में देखेंगे कि 6 दिसंबर 2021 से लेकर के 6 दिसंबर 2022 तक क्या वहां पे एक भी दिन, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस पे केस लॉ रहता है आपका, एक भी दिन क्या रेगुलर एम्प्लॉयमेंट पे 20 लोग ने काम किया है?
आपका जवाब आया नहीं, क्योंकि आपने देखा कि मैक्सिमम कितने लोग थे एक दिन, इससे ज्यादा तो कभी रहे ही नहीं। तो क्या वो फैक्ट्री कहलाएगा? अगर वहां पे 25 लोग हो गए तो तब वो फैक्ट्री कहलाएगा। अब देखिए, अगर वहां पे बिजली का इस्तेमाल हो रहा है तो 15 लोग हैं, अब बताइए। हाँ जी, पावर का इस्तेमाल हो रहा है और 15 लोग हैं, कहलाएगा? क्यों कहलाएगा? क्योंकि उसके लिए कितना होना जरूरी है? 10 भी होगा तो चलेगा। लेकिन फिर अब मैं एक ट्विस्ट डाल रहा हूं। अब तो आपको लग रहा होगा कि आपने पूरा समझ लिया फैक्ट्री। थोड़ा घुमाऊं, थोड़ा दही जमाऊं दिमाग का? ठीक है। अब देखिए, जहां पे काम हो रहा था और 15 लोग काम कर रहे थे, वहां पे भी जब वो काम कर रहे थे तो लाइट जल रहा था, अंधेरे में थोड़ा ना काम कर रहे थे, तो पावर का इस्तेमाल तो वहां भी हो रहा था। ऑल दो वो काम कैसे कर रहे थे? मैनुअल। सारा मशीन उनका हाथ वाला था, आरी था काटने के लिए, ऐसे छीलने के लिए अलग चीज था, और उसको ड्रिल करने के लिए जो उनके पास जो है वो ऐसे ऐसे करके धागा बांध के ऐसे ऐसे ड्रिल करते, अगर कभी देखे होंगे तो मैनुअल जब करते हैं तो। लेकिन काम जब कर रहे हैं तो क्या है? लाइट जल रहा है। अब मुझे बताइए, अब वहां 10 चेक करेंगे या 20? चलिए, ये क्वेश्चन सारे बच्चों के लिए, खासतौर पे जो ऑनलाइन वाले हैं, मुझे आंसर चाहिए। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे जो ऑनलाइन में इस समय कनेक्टेड है हमारे साथ। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। वहां पे 15 लोग काम कर रहे हैं, 15 पीपल काम कर रहे हैं। सारे लोग मैनुअल जो है वो इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं काम करने के लिए। कोई मशीन बिजली से नहीं चलती है। लेकिन जब वो काम कर रहे हैं तो वहां पे लाइट जलाए हुए हैं, तभी तो दिखेगा और काम करेंगे। अब ऐसे केस में बताइए कि वहां पे जो लाइट इस्तेमाल हो रहा है, पावर इस्तेमाल हो रहा है, वो रोशनी के लिए हो रहा है, मशीन चलाने के लिए नहीं हो रहा है, और वहां काम करने वाले जो है वो 15 है। क्या यह जगह फैक्ट्री कहलाएगा? यस या नो? आप लोग का भी जवाब चाहिए मुझे। भूमिका, खुशबू और नमन कौन कौन है? आप लोग का क्या है जवाब? जिसका हाँ वो भी बोल सकते, जरूरी कि जो पूरा का पूरा ग्रुप बोले वही सही होगा। आपका क्या कहना है? हाँ जी, आप लोग का, आप लोग भी टाइप कर सकते हैं, टाइप कर करके बताते रहे, सिर्फ बैठे नहीं रहना है, पूरा पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोगों के लिए भी 100% गारंटी है। अब देखिए, यहां पे आपका कहना बिल्कुल सही है, जो मास कह रहा है, हम मास के साथ चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्ड यूज किया गया है पावर, लाइटिंग के लिए नहीं। कहा कि अगर लाइटिंग के लिए पावर का इस्तेमाल हो ना हो डजंट मैटर, ये इसका पार्ट नहीं है। अगर जो है वो जिस एक्टिविटी को आप कर रहे हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, उस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए अगर आप पावर का यूज कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? फैक्ट्री। और अगर नहीं तो वो फैक्ट्री। कहने का मतलब यह है कि ये जो 10 और 20 हमें चेक करना है, और वो जो विथ द हेल्प ऑफ पावर कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किस एंगल से चेक करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए। लाइटिंग के लिए हो रहा है वो नहीं हो रहा है, वो क्या है? इररेलीवेंट है। तो इसका मतलब, अगर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब देखिए, पढ़ाने के लिए लाइट जलेगी तभी तो आपको दिखेगा, लेकिन मैं जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं वो इंस्ट्रूमेंट एक बोर्ड होता। एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ लेते हैं। ऐसे ही एक बोर्ड है, नॉर्मल बोर्ड, देखा होगा आपने, अब तो बहुत कम हो गया, चलता ही नहीं है, कितना जमाना हर चीज में बदला है। और मार्कर पहले हम लोग यूज करते थे। लीना का कहना नो है, गुड। चलिए, इनका पहुंचा, बाकी लोगों का थोड़ा ऊपर चला गया है, थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिएगा मेरे लिए वरुण जी, और किन्हीं का आंसर होगा तो मैं उधर देख तब तक नहीं पाया था। गुड, आपका आंसर सही है। अब देखिए, यहां पे कह रहे हैं कि मैंने जो है वो इससे लिखना शुरू किया, और किससे लिखा? मार्कर उठाया, इस पे लिखा, लाइट जल रही है। तो बताइए, क्या मैंने पढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया? खुल के बोलिए। आधा भीतर आधा बाहर नहीं। और कंफ्यूजन तो जीवन में किसी चीज पे नहीं रखना है, किसी चीज पे नहीं। और डरना नहीं है। डरने का तो ये नहीं सर आपको हर दिन आते आते पीटेंगे, भाई ये मतलब नहीं हुआ, राह बता तो आगे चलने। डरने का मतलब डर मत रखिए, ना एग्जाम का डर, ना चल रहे तो क्या होगा, वहां क्या होगा, ऐसे कुछ नहीं। थोड़ा फियरलेस होकर के लाइफ जिए, आसान हो जाएगा। फियरलेस का मतलब उदंड बनना नहीं होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। मतलब भीतर में जो है वो डर जैसा नहीं। तो यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं लिखने के लिए यूज कर रहा हूं बोर्ड का, और वो बोर्ड जो है वो कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, नॉर्मल मार्कर है, और मैं जो है व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं।
तो क्या मैंने पावर का इस्तेमाल किया पढ़ाने के लिए? अब इस गेटअप में मुझे जरा बता दीजिए। अब देखिए यहां पे, अब यहां पे देखिए, उनका जवाब लीना हो, खुशबू, किन्हीं का जवाब है, मैं कैसे देख रहा हूं? वो तो है ही नहीं यहां पे। तो इसका मतलब पावर का इस्तेमाल किया या नहीं? मेरी क्लास उन तक कैसे पहुंच रही है? पावर। मैं लिख रहा हूं तो देख लीजिए, इस पैनल पे लिख रहा हूं, वहां आपको दिख रहा है, प्रोजेक्टर चल रहा है, तो ये पढ़ाने के लिए यूज हुआ है नहीं? तो अगर मैं बोलूं कि अब बताइए मुझे कि क्या मैं पढ़ाने के लिए पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, बस यही डिफरेंस है कि कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में लाइटिंग का इस्तेमाल है तो उसको इरेलीवेंट कीजिए, उसके अलावा कितने लोग चाहिए अगर पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो? मिनिमम। पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो? नहीं हो रहा है तो? और ये हमें देखना है कब? पिछले जिस दिन चेक करने जा रहे हैं, एकदम ध्यान रखिए, छोटा छोटा बात है, केस लॉ में उलझाएगा, डेट दे देगा, हम ही लोग देंगे, अभी बता रहे हैं कैसे देंगे, उस समय दे देंगे, तो इसीलिए समझ लीजिए, उसमें डेट दे देंगे। तो अगर 6 दिसंबर को आप चेक करने जा रहे हैं, वो फैक्ट हो सकता है कोई चीज 6 दिसंबर को फैक्ट्री हो लेकिन 7 दिसंबर को फैक्ट्री, बताइए तो ये कैसे हो सकता है? मामू नहीं बनाना है, मुक्के मारूंगा। सोचिए सोचिए, मैंने बोला कि कोई चीज 6 दिसंबर को अगर देख रहे हैं तो वो फैक्ट्री है, लेकिन अगर हमने 10 दिसंबर को चेक किया तो वो फैक्ट्री नहीं है। अब बताइए कैसे? और एग्जैक्ट बोलिए, अगर लखटकिया सीएस बनना है जो घंटे मिनट के हिसाब से पैसे लेता है, तो ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, और प्यास बढ़ाइए, थोड़ा निचोड़िए अपने आप को। अब आप डेट करके करिएगा तो होगा। अभी अगर मैंने आज 6/12/2020 को मुझे देखना है, तो मैं कहां तक का देखूंगा? इस बीच में पॉसिबल है कि वहां पे जो है पावर का इस्तेमाल हो रहा है, तो कितने लोग कम से कम चाहिए? 10 से काम चल जाएगा। अब वहां पे मैंने क्या देखा कि 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर, कितने को? 7 दिसंबर, 7 दिसंबर 2021, एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि केस लॉ वगैरह मैंने बोला बहुत रहेंगे आप लोग के, नए कोर्स, ओल्ड कोर्स, सब में जम के हम लोग अब पूछ रहे हैं, बच्चों का जम के दही बना रहे हैं। लेकिन तब अच्छी बात है, तभी आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे जब काम करने आएंगे। 7 को जो है वहां पे 12 लोग काम करते थे। कितने? 12 रेगुलर बेसिस पे, वर्ड याद रखिएगा क्योंकि अभी और थोड़ा ट्विस्ट लाएंगे। 12 लोग काम करते थे रेगुलर बेसिस पे, लेकिन 9th को जो है 3 लोगों ने रिजाइन कर दिया। कितने लोगों ने? 9th क्या? 3 लोगों ने रिजाइन कर दिया। अब बताइए वहां काम करने वाले लोग जो है वो 10th दिसंबर से कितने हो गए? तो 9th दिसंबर 2021 ऑनवर्ड वहां कितने लोग काम कर रहे हैं? 9। अगर मैंने 6 दिसंबर 2022 को जानना चाहा वो फैक्ट्री है या नहीं, तो मैं कहां तक का डाटा देखूं? 2021 तक। तो उसमें तो मुझे दिख गया, मैंने तो बोला एक भी दिन के लिए, वहां तो 3 दिन तक कितने लोग थे? 12 थे ना। 6 से लेकर 6, 7, 8, 9 को रिजाइन किया ना, तो 9 तारीख तक मुझे तो मिल गया 12 लोग। मुझे कितने चाहिए? 10। अब जो है अगला ऑडिट पे मैं गया, अब मुझे चेक करना, उस पर फैक्ट्री लॉ के जो कंप्लायंसेस चेक करने, तो पहले देखूं तो वो फैक्ट्री है या नहीं। तो अब वहां पे जब मैं गया, तो मैं गया 15 दिसंबर 2022 को, तो मुझे चेक करना होगा। अब फैक्ट्री होने के लिए कहां, किस डेट तक जाऊं? सीधा सीधा चलते हैं, ये मत बोलिएगा सर 14 लेंगे, 16 लेंगे। समझना है चीज को, फंसना नहीं है। अब मुझे बताइए 15 दिसंबर 2021 से लेकर के 15 दिसंबर 2022 तक कितने लोग वहां काम कर रहे हैं? मैक्सिमम कितने लोग? मैक्सिमम 9 ही थे। एक भी दिन, एक भी पल के लिए ज्यादा था ना? 9 मैक्सिमम मिला। पावर का इस्तेमाल हो रहा है? हां, हमने बोला हो रहा है पावर का इस्तेमाल। तो वहां पे कितने होने चाहिए थे? हुआ? फैक्ट्री हुआ? वो 6 दिसंबर को फैक्ट्री था, 15 दिसंबर को वो फैक्ट्री नहीं हुआ। आग लग गई, उड़ गया, सुनामी आया, सब तहस नहस, भूकंप आया, सब जमीन में चला गया। क्या हुआ?
लेबर कम हुआ और प्रोविजन जो हमारा कह रहा है वो प्रोविजन इस तरह से कह रहा है कि अंतिम 12 महीने में। लेकिन अब मुझे बताइए, अगर जो है वो 14 दिसंबर 2022 को एक लेबर को उसने आपने ज्वाइनिंग पकड़ा दिया, पॉसिबल? अब बताइए पूरे साल का आपको फैक्ट्रीज एक्ट के कंप्लायंस करने होंगे या नहीं करने होंगे? या तो 16 को पकड़ाइएगा, तब अभी नहीं करना रहेगा, वो 16 से फैक्ट्री कहलाएगा। तो जिस भी दिन पूरे साल में एक भी दिन एक भी पल के लिए, वो जो पीरियड है 12 महीने का, अगर उस पीरियड में 10 या उससे क्या हो गए ज्यादा, अगर पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो, और नहीं तो 20 या उससे ज्यादा, तो वो जगह क्या कहलाएगा? और अगर वो फैक्ट्री कहलाएगा तभी उस पर फैक्ट्री एक्ट के सारे प्रोविजन लगेंगे, जो भी आपको नहीं पता है। लेकिन क्या पता चलेगा या नहीं? वही तो पढ़ना है। यही सबसे बड़ा आपका लेबर लॉ का चैप्टर। समझिए, ये चैप्टर अपने बाकी सारे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका ये 40% है। अंदाजा लगाइए, 40%। बाकी 60 में सारे हो जाएंगे जो 15-16 है। लेकिन ये जो है वो क्या करेगा? कुछ एक्ट तो ऐसे हैं शुरू होगा और खत्म हो जाएगा, तब उस समय मत बोलेगा सर शुरू और खत्म, तो फिर रहते हैं बैठे हुए। मतलब उसके कंप्लायंसेस कम है। आपको भी लगता है फैक्ट्री है, मिनिमम वेजेज है, पेमेंट ऑफ वेजेज है, ये सब थोड़े बड़े हैं, ये कोड है। अब उसमें एक और भी प्रोविजन आएगा, वो आएगा मैटरनिटी बेनिफिट। एक ही 2 क्लॉज उसमें होते हैं कि वुमेन वर्कर को क्या मिलेगा, 2 पेज का है कि इतने दिन का ये बेनिफिट मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है, आपको भी लगता है ना वो छोटा होगा, इसमें बड़े सारे प्रोविजन। क्लियर है यहां तक फैक्ट्री का? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई जगह फैक्ट्री है या नहीं, तो आप बता देंगे? पक्का बता देंगे? ठीक है। अब देखिए, तब फिर एक ट्विस्ट लेते हैं। ले ट्विस्ट, चलिए। तो अब जो है मुझे बताइए, एक सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कौन सी कंपनी? सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। नमक बनाने वाली कंपनी नमक बनाती है। नमक बनाने वाली कंपनी जो नमक बनाती है, तो वहां पे जो है वो इन प्रीमाइस लोग काम करेंगे और कुछ लोग सी शोर पे काम करेंगे। हाँ या ना? कुछ पता है नमक कैसे बनाया जाता है? थोड़ा बताऊं। नमक बनाने के लिए समंदर के किनारे पहले नमक को ऐसे करके जो है क्या किया जाता है? जमा किया जाता है, उसे ड्राई किया जाता है, फिर उसे लाया जाता है फैक्ट्री में, और तब जो है वो उसमें जो है वो क्या किया जाता है? आयोडीन, दिस दैट। तो वो नमक सफाई होती है, पन्नी में पॉलिथीन में पैकिंग होती है। तो वहां पे मशीन है। कहां पे मशीन है? ठीक है। अब जो है वो लोग वहां काम कर रहे हैं, कहां पे? सीसोर पे भी। तो अब मान लीजिए कि यहां पे जो है वो काम करने वालों की संख्या जो है वो प्रीमाइसेस में 5 है, ठीक, और सी शोर में काम कर रहे हैं यहां पे जो है वो 12 पीपल। कितने पॉसिबल? ज्यादा। पहले तो वहां पे ही काम है ना, यहां तो मशीन भी काम कर रहा है। अब अगर ये काम कर रहे हैं तो मुझे बताइए, ये जगह आपका फैक्ट्री कहलाएगा या नहीं? टाटा सॉल्ट कंपनी है। हाँ जी, ऑनलाइन बच्चे आगे आपके ऊपर भी हमला। अच्छा, भूमिका ने भी नो कहा था। चलिए, थोड़ा लेट मुझे रिस्पॉन्स आया था। अब आप लोग भी सोचिए, ये जगह कहलाएगा या नहीं? फैक्ट्री कहलाएगा? ये कह रहे हैं नहीं कहलाएगा। अच्छा, इसका मतलब कंफ्यूजन आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है ना? यस या नो बोलिए। अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन आए, तो मैंने कंफ्यूजन आने पे क्या बोला था? किसके एंगल से सोचिए? तो भूमिका का कहना नो, लीना का कहना यस। अलग अलग आंसर इधर भी है, मिक्स आंसर इधर भी है। कुछ बच्चों का यस, कुछ बच्चों का नो। अब एक काम कीजिए सब लोग, मैं इस आंसर को अभी इग्नोर करता हूं सबके। एक बार पहले हम अपने उस लॉजिक पे आते हैं कि जहां लगे थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा जो है वो इमोशनल होकर के सोचिए लेबर के लिए क्या अच्छा है। आपने कहा नो, इसका मतलब फैक्ट्री नहीं कहलाएगा। तो जरा सोचिए, जो सीसोर पे रामदीन हरिया राम खिलावन है, उसको तो बेनिफिट नहीं मिलेगा फैक्ट्रीज एक्ट का। बंसी बिरजू जो प्रीमाइसेस में, उसको ही मिलेगा अगर वहां पे उतने लोग होंगे तो। सोच के देखिए, फैक्ट्री में कन्वर्ट होने के लिए लेबर को वो प्रोविजन मिले, वो फैसिलिटी मिले, इसके लिए पहले वो जगह फैक्ट्री होना चाहिए। तो जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको भी क्लब करें या ना करें?
मैं फिर बोल रहा हूं, थोड़ा इमोशनल होकर के सोचिए। अगर आप कर लेंगे तो देखिए संख्या बढ़ गई। अगर संख्या बढ़ गई तो अब ऐसे केस में ज्यादा चांसेस है उनके फैक्ट्री में कन्वर्ट होने के, और उन लोगों को तब बेनिफिट मिलेगा। अब जरा सोचिए, यहां भी और भी ट्विस्ट आना है। अभी टोटल कितना हुआ है? अच्छा, विराट का और नमन का भी कहना यस। अब देखिए यहां पे कि अगर वो कह रहे हैं कि टोटल जो है वो हमारे पास हो गए 15, एक आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर ये 20 से ज्यादा होता तो कोई बात नहीं, हम इमोशनल हुए, हमने बोला दोनों को क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे। यानी कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी हो रहे हो, चाहे वो 10 जगह क्यों ना हो रहा हो, सबको क्लब कीजिए, ऐड कीजिए, प्लस कीजिए, जोड़िए, जो भी लैंग्वेज आप समझें, और उसके बाद अपने प्रोविजन को चेक कीजिए, 10 वाला और 20 वाला। क्लियर है? अब एक चीज और है, ये तो क्लियर हुआ, यस या नो? हाँ जी, इधर बच्चे क्लियर है ये? क्योंकि अब मैं इसमें फिर थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहा हूं। अभी मैंने बोला कि जितने भी जगह लोग काम कर रहे होंगे, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो 4 जगह से होके गुजरता है, तो प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3, प्लेस 4 सबको क्या कर दिया, ऐड किया। ऐड होने के बाद जो संख्या निकली वो लिख लिया, और वो नंबर निकलने के बाद अगला प्रोविजन चेक करना है कि वो जो है 10 और 20 के दायरे में आए या नहीं आए। अब एक और ट्विस्ट दें, अगर इस जगह मान लीजिए कि 5 और 15 रहता, तो बताइए आप सीधे कह देते फैक्ट्री या नहीं? अब के अकॉर्डिंग 5 लोग काम करते हैं अंदर में मशीन पे, और 15 लोग जो हैं वो समंदर पे। अब बताइए 20 हो गए, तो वो फैक्ट्री होगा या नहीं? हो गया। अब तो इसमें ये नहीं देखना है पावर का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, क्योंकि हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, कितना हो गया, 20 हो गया, तो आपने कह दिया। लेकिन देखिए अब थोड़ा सा जो ट्विस्ट है, जहां पे आपको एक चीज फिर सोचना पड़ सकता है, और वो क्या है? मैं आगे बढ़ूं या आप कुछ पूछ रहे थे? आ रहे, तब तो आप आगे बढ़ गए, बिल्कुल ठीक, वहीं पे आएंगे। तभी तो आप ही लोग इसीलिए इतना करके छोड़ा है कि दिमाग में आया ना ऐसा, मन में लड्डू फूटा तो मिलेगा छोटा भीम का लड्डू। अब देखिए यही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अब, कि इस सिचुएशन में ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से, ये आंसर अगर सही आ गया तो मजा आ जाए। देखते कितना आपका इंट्यूशन काम करता है, आप कितना सोच पाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे जिसमें प्रीमाइसेस में जो है वो 5, ठीक है, यानी कि किस जगह, अंदर कह दीजिए। प्रीमाइसेस में तो सब कवर हो जाता है, क्योंकि अभी उस डेफिनेशन को और ब्रॉड करेंगे। यानी कि मशीन वगैरह जहां पे क्लोज इन्वायरमेंट है, वहां पे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, और यहां पे जो है वो हमारे जो हैं वो हैं 6। कितने? चलिए अब इसमें देखते हैं, जो भी लोग इधर, विराट, नमन, लीना, भूमिका, सारे बच्चे, आप लोग का भी जरा चेक करें नॉलेज। इस सिचुएशन में ये जगह फैक्ट्री कहलाएगा या नहीं? और मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब आपको जो भी आंसर आ रहा है, अगर वो इफ बट के साथ है तो इफ बट के साथ अपने आंसर को रखिए, और नहीं तो जैसे रखना है। हाँ, एक चीज और बता दूं कि ये जो जगह है, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर कर दिया मैंने? ये जो प्रीमाइस है, जहां मशीनें हैं, उस मशीन को चलाने के लिए किसकी जरूरत है? भाई इलेक्ट्रिसिटी तो सीसोर पे भी रात में काम होगा, तो वहां भी बल्ब वगैरह टंगेंगे या नहीं बैटरी वाले? तो वो तो इररिलेवेंट है। लेकिन यहां पे मशीन जो चलेगा, जो प्लास्टिक को पैक करेगा, नहीं करेगा, पैकिंग वगैरह, प्रिंटिंग करेगा, वो मशीन सब किससे चलते हैं? मैनुअल चलेगा वो सब, पावर से। तो इसका तो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है। अब आपको बताना है कि ये जगह फैक्ट्री है या नहीं। इंफॉर्मेशन पूरा है। आपको सोचने के लिए मैंने समय दिया 30 सेकंड। पहले 30 सेकंड सोच लीजिए, सारे चीज को एनालाइज कीजिए कि बोलना रहा आंसर तो क्या बोलेंगे। अगर आप फैक्ट्री बोलेंगे तो सब्सटेंशिएट करेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी बताएंगे कि वजह क्या है, या सिर्फ फैसला नहीं सुनाएंगे, आंसर विथ योर सपोर्ट, दोनों चाहिए। आपका सोचने का समय शुरू होता है अब। आप लोगों का भी सोचने का समय ऑन है, सारे बच्चे का। क्या आपके आंसर भी आ गए हैं? नमन, लीना, इनके आंसर यस। दोबारा आंसर दीजिए इतने चीज बोलने के बाद।
ताकि मैं देखूं कि ये सारे चीज बोलने के बाद का आंसर है, और लॉजिक भी सोच के रखेंगे। सोच लिया? ठीक है, फिर से विराट का भी यस है, लीना का यस है, बाकी लोग भी दोबारा मुझे यस या नो लिखेंगे। इन लोगों ने यस बोला है। चलिए, ऑनलाइन टीम में ज्यादातर यस आ रहा है। यहां यस, यस वाले एक बार हाथ उठाइए। ठीक है, नो वाले? साइंस की तरफ से कौन है? आप साइंस की तरफ से? आप थे नो यस में? ओके, मुझे लगा कि अच्छा इधर दिखाने। चलिए, तो नो में जो है वो कम लोग हैं, लेकिन है। एक बार फिर नो वाले हाथ उठाइए। पहले आप एक्सप्लेन कीजिए व्हाई नो। ठीक है, ये इनका अपना सोचना है। अब देखिए, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। बड़ा मजा आएगा आज, इसीलिए दूसरा टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट रखा है। वो सारे जगह इसका मैं रेफरेंस दूंगा, और जो बच्चे आज नहीं उनको मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि ये जो बातें हैं ना जो हम लोग करते हैं, ये बात दोबारा क्लास में रिपीट नहीं हो पाती है। जो हमने शुरू में बात की, क्वेश्चन पेपर दिस दैट, तो इसीलिए क्लास में प्लीज रहना शुरू से है, एकदम स्टार्ट से, मेरे पहुंचने से पहले तक एक भी लाइन मिस नहीं हो। तब मैंने बोला है कि तब मैं लिख के देता हूं कि कोई जो है वो रोक नहीं सकता। लेकिन फिर वही, अब इनका ये इंटरप्रिटेशन, आपका क्या है? ओके, ठीक है, एक बार इनका सुनते। नमन कह रहे बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है और दोनों को साथ में रख के टोटल नंबर ऑफ पीपल 11 है। ये इनका कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल तो हो रहा है, और पहला प्रिंसिपल हमने क्या बोला, दोनों को क्या कर देना है। ओके, गुड नमन। भूमिका क्या कह रहे हैं? नो, बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर पावर यूज इज 10। देखिए, हर जगह उधर भी दो तरह के पीपल का अलग अलग है। ठीक है भूमिका, आपके भी इस चीज पे आते हैं, आपके सपोर्ट में यहां भी कुछ आंसर आए हैं। जिन्होंने भी नो कहा, आपने भी नो बोला था ना, यही कहना है। आपका यस था ना, आप सपोर्ट में बताइए क्या कहना है। तो इलेक्ट्रिक का यूज तो एक जगह हो रहा है। हाँ, फायदा देखते हैं किस चीज से। हाँ, दुबले पतले, आपका क्या कहना है? सेम है। मैं ज्यादातर बच्चों का ऐसे ही नाम रखता हूं, दुबले पतले। तो आज से इतिहास इनको किस नाम से जानेगा? दुबले पतले के नाम से। तो अब देखिए, सबसे पहले एस्पेक्ट पे आते। अब इसका हम तरीका क्या निकालें? तो पहला तरीका हुआ कि सबसे पहले क्लब कीजिए। फर्स्ट स्टेप, क्लब ऑल द लेबर्स, ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग एट डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट पोर्शन रिलेटेड टू सेम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। पहला रूल क्या हो गया? जितने भी, ये तो दो जगह हैं, और हो सकता है गोडाउन में 2 लोग हो, कुछ वहां हो, गोडाउन में तो और भी किसी चीज से पावर का इस्तेमाल नहीं होगा। कहा कोई बात नहीं, सबसे पहले क्लब करो। जोड़ दिया, गोडाउन, फैक्ट्री, चिमनी, समुद्र के किनारे तो समुद्र के नीचे, तो पानी के नीचे, पानी के ऊपर, ब्रिज पे, जहां भी है सब ऐड कर दिया। ऐड होने के बाद वो कोई नंबर निकला, हमारे केस में कितना नंबर निकला? 11। अब रुकेंगे। अब अगली बात यह आती है कि क्या वहां पावर का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए, एक भी जगह पे, भले आपके 6 प्लेसेस पे एक्टिविटी होते हैं तो काम होता है। गोडाउन में कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी तो होगा नहीं, गोडाउन में तो सामान रखते हैं, तो वहां पे होगा पावर, तो लाइट के लिए होगा ना। लाइट को तो हम लोग कंसीडर करते नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 6, 7, 8 जितने भी जगह है, उसमें से देखिए किसी भी जगह क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए पावर का इस्तेमाल हो रहा है? जवाब है हां, हो रहा है। सर 8 में से बस एक जगह पे हो रहा है, और वहां सिर्फ एक ही आदमी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां एक रहे या अनेक रहे, पावर का इस्तेमाल तो हो रहा है किसी भी एक जगह। अब उसको ले आइए इस कैटेगरी में, विथ द हेल्प ऑफ, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर विद द हेल्प ऑफ पावर? टोटल। अब टोटल पर्सन कितने हो गए? 11। अब ये देखेंगे कि टोटल पर्सन हो गए 11। नाउ वेदर देयर इज पावर इज बीइंग यूज्ड और नॉट, सिर्फ इतना ही तो देखना है। यस,
क्योंकि एक भी जगह पावर का इस्तेमाल होता है तो हम इस साइड चले आएंगे। तो नंबर पहले ही निकाल चुके हैं 11 टोटल करके, अगला ही चीज तो देखना था। एक भी जगह हो रहा है, ये मत देखिए वहां कितने लोग काम कर रहे हैं, बस इतना देखिए कोई भी एक जगह जहां मशीन किससे चल रहा हो, तो अब वहां कितने टोटल होने चाहिए 10, और हमारे केस में टोटल कितने हो गए। तो अब आप उसको बोलिएगा या नहीं फैक्ट्री। अब देखिए फिर इमोशन वाली बात, ये सोचिए क्यों इमोशन वाली बात मैंने बोला। अगर मान लीजिए आप इसको फैक्ट्री में नहीं रखते, सोचिए, तो इसका मतलब इन 11 के 11 लोगों को कोई बेनिफिट मिलता नहीं मिलता। लेकिन अब इन 11 को भी जो है वो मिलेगा कि नहीं फैक्ट्री एक्ट के सारे बेनिफिट। तो क्या अच्छा है लेबर। फिर इंटेंशन देखिए लॉ मेकर का, यही सोच के न बनाया था। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो तो पता वो क्या करेंगे, सबका इंप्लॉयमेंट दिखला देंगे, दूसरे गोडाउन में ही दिखला देंगे 20 लोग, या गोडाउन में 20 तो करेंगे तो वैसे भी हो जाएगा। क्लब करने, अगर क्लब करने वाली बात नहीं होती तो सोचिए ये क्या करते, तभी ना क्लब का कॉन्सेप्ट आया कि उस एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी चीज हैं वो सबको क्या करेंगे। नहीं तो सब क्या दिखलाएंगे कि भाई मेरे सारे लोग तो गोडाउन में इंप्लॉयड हैं, फैक्ट्री में तो बस जो है वो 9 लोग हैं, 10 नहीं छूने देंगे वो, और हजारों लोग रखेंगे अपने पास। सबका इंप्लॉयमेंट कहां का दिखलाएंगे, गोडाउन का। बोला अब तो गोडाउन का दिखा, चिमनी का दिखा, फैक्ट्री का दिखा, हमने क्या बोला, सबको हम क्या करेंगे, सबको क्लब करेंगे। और एक भी जगह अगर पावर का इस्तेमाल होता है इररेलेवेंट कि वहां पे कितने लोग हैं, हम मान लेंगे कि आपके यहां मशीन चलाने के लिए किसका इस्तेमाल हो रहा है, पावर का, और तब रूल लगाएंगे। क्लियर है पूरे तरह से, एकदम अब रिश्ता तय समझू। हाँ ना, क्लब करके 9 हुआ तो इमोशन नहीं, क्योंकि लॉ कहता है कि कहीं तो इमोशन पे कंट्रोल। ठीक है बिटिया मेरी है, इमोशन मेरा उसके लिए होगा, लेकिन कुछ जगह उसको भी रोकना रहता है, नहीं बेटा नहीं मिलेगा आज पिज्जा, ये नहीं मिलेगा आज, ये नहीं मिलेगा क्योंकि लगातार खा रहे हैं, नहीं तो बीमार पड़ेंगे। कहा गया कि थोड़ा उसके बारे में भी सोचना है। एक एक्ट आपको यह भी पढ़ना है कि लेबर लॉ के प्रोविजन छोटे जगह पे क्यों नहीं लगाएंगे, तब कोई भी जो है वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा, कोई स्टार्टअप नहीं शुरू करेगा। यह भी देखना रहता है कि कम लोगों पे क्यों नहीं ये लगाते। कहा कि अगर इतने कम लोग होंगे तो वो इसका मतलब छोटा जगह है, और वो छोटा जगह है, वो अगर इतने सारे कंप्लायंस और ये करता रहेगा तो ऐसे केस में वो बिजनेस कहां से कर पाएगा। एक तरफ आप कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करो, बढ़ावा दो, एनकरेज करो, और दूसरी तरफ ऐसे पटक पटक के धोएंगे, तो ये तो भाई मजाक हो गया। तो इसलिए उन्होंने बोला कि एक जो नंबर दिया वो ये दिया। आपको पता है ये किस एक्ट में आप पढ़ रहे हैं, फैक्ट्री का ये डेफिनेशन किस एक्ट के अकॉर्डिंग। आप कहिएगा सर अब ये क्या बोल दिया आपने, फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग, क्या किसी और एक्ट के अकॉर्डिंग। फैक्ट्री किसी और चीज को भी बोलते हैं, मुझे क्या बताइए, क्या आज से पहले आप फैक्ट्री वर्ड नहीं जानते थे, लेकिन क्या ये जानते थे फैक्ट्री के बारे में। यही अंतर है जनरल नॉलेज में और एक सीएस में, जिसपे आप कमाएंगे। और देखिए हमने इतना घुस करके पढ़ा, 10 मिनट भी, इसमें 2 मिनट लगता है इसको खत्म होने में। आपको एक लाइन देते, आप रट्टा मारते, फंटास्टिक गुड बाय, एग्जाम में जाके लिख दिए। आप भी लिखते, दूसरे भी लिखता, दूसरों को, दोनों को सेम नंबर आता। लेकिन अगर केस लॉ पूछ दिया तो वो बोल्ड होगा। जितना टफ पूछेगा आप उतने क्या रहेंगे, कंफर्टेबल। उतना ही नहीं, इतना तो आपने कर दिया, थोड़ा सा पढ़े रहते, ये डिटेल नहीं किए रहते, कल को कंपनी में ऑडिट करने जाते तो ऐसे फोड़ के किए नहीं रहते, तो आप ऑडिट रिपोर्ट पे क्या साइन करते। और अगर आप गलत साइन करके आते तो ज्यादा नहीं है, बहुत सारे केसेस में सिर्फ 10 साल का ही फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन है सीएस को, अगर उससे गलती हो जाए तो। समझ रहे, पोसंपा भाई पोसंपा, इम्प्रीजमेंट, फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन, रहना खाना सब फ्री, पिसिंग, तो ये सब है। तो अब बताइए उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए हमें इस लेवल तक जाना पड़ेगा। अब इसमें से बताइए कुछ भी अगर पूछेगा तो हम बना सकते हैं या नहीं। अब शॉर्ट नोट्स पूछे, कमेंट पूछे, या केस बना करके दे दे कि XYZ इज रनिंग अ फैक्ट्री, द फैक्ट्री इज रनिंग एट 3 प्लेसेस, दिस, इतना बड़ा सा दे दिया, बच्चा डर गया। 5 नंबर का क्वेश्चन और एक ढड्ढर लिख दिया, और केस लॉ वो भी डिजिट के साथ। किस्मत खराब है इस बार, अगली बार बाबा जी का आशीर्वाद लेके जाएंगे एग्जाम देने। ना, कोई बाबा जी की जरूरत नहीं है, ये बाबा है और आप खुद भी बाबा हैं। तो क्या करना है, बस तसल्ली से पढ़ लेना है। जितना बड़ा सा क्वेश्चन, प्रोविजन, बस 2 लाइन का प्रोविजन लिखना है। और तब लिखने का तरीका सिखाऊंगा केस लॉ में कि प्रोविजन कहां लिखे और जो पूछ रहा है केस लॉ उसको कैसे लिखे, थोड़ा आगे बताऊंगा। अभी पहले थोड़ा कंटेंट कर लेंगे, तभी ना मैं उस पर क्वेश्चन रेज कर पाऊंगा। अब क्लियर है पूरा। अगर ये पूरा क्लियर है
तो अब यहां पे एक वर्ड जो है इस पे जरा आते हैं, इंक्लूडिंग प्रीसिंक्ट्स। और ये जो इंक्लूडिंग प्रीसिंक्ट्स कहता है, उस इंक्लूडिंग प्रीसिंक्ट्स को हम देखेंगे भी कि प्रीसिंक्ट्स का मतलब क्या है और प्रीमाइसेस और प्रीसिंक्ट्स में अंतर क्या है। प्रीमाइसेस और प्रीसिंक्ट्स ये मैंने लिखा भी, आपको भी कराऊंगा भी। तो अगर आप प्रीमाइसेस और प्रीसिंक्ट्स के बारे में सिर्फ करें तो बस यहां पे आइएगा थोड़ी देर के लिए। कहा कि प्रीमाइस जो है वो क्या है, जेनरिक टर्म है, जिसका मतलब क्या है, ओपन लैंड। और प्रीमाइसेस का मतलब है उसके भीतर जो है वो आपका जो है वो खुला भी हो सकता है, बाउंड्री दे दिया, खुला भी हो सकता है, छत भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब हम प्रीसिंक्ट्स बोलते हैं तो इसका मतलब क्लोज्ड एरिया को क्या बोलते हैं, प्रीसिंक्ट्स कहते हैं। मुझे एक चीज बताइए, समंदर के किनारे प्रीसिंक्ट्स है या सिर्फ प्रीमाइसेस है? सिर्फ प्रीमाइसेस है, क्योंकि वो क्लोज्ड एरिया नहीं है। लेकिन जहां पे आपका क्लोज्ड एरिया में काम हो, जबकि फैक्ट्री दोनों कहला रहा है। अब जहां पे जो है वो आपके मशीन वगैरह रखे हैं वो खुला में है या बंद में है? अगर वो खुला में भी रहता तो भी फर्क। बहुत सारे ऐसे मशीन होते हैं जिनको आप बाउंड्री तो दे देते लेकिन छत नहीं देते हैं, पता है आपको, क्योंकि उसको जो है वो फ्री रखना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है केमिकल वगैरह का। तो वैसे केस में उसको फ्री रखते हैं, पूरा वेंटिलेटेड रहते हैं। सब पढ़ाऊंगा वेंटिलेशन वगैरह क्यों रखना पड़ता है। बहुत अलग अलग, आप सोचिए केमिकल, हमारे यहाँ एसिड भी बनता है उसकी भी जरूरत है, और हार्मफुल केमिकल की भी जरूरत है, और इटेबल की भी जरूरत है। तो कहा प्रीमाइस का मतलब हो गया कि कोई भी एरिया जो है वो जरूरी नहीं कि क्या होगा, क्लोज होगा। लेकिन प्रीसिंक्ट्स जब बोले तो क्या हो गया, क्लोज। इसीलिए उन्होंने बोला कि चाहे वो प्रीमाइसेस हो चाहे क्या हो, प्रीसिंक्ट्स हो, सबको ऐड करके टोटल नंबर निकालिए। किसी भी जगह अगर बिजली का इस्तेमाल होता है तो वो आ गया किस दायरे में, विद द एड ऑफ पावर। और ये जो आप देखेंगे जो वो किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, लास्ट 12 मंथ्स में। क्लियर है? अब आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है फैक्ट्री का, पक्का? अच्छा, चलिए जी बच्चे, अगर आप लोगों को भी लगता है ऐसा है तो एक और ट्विस्ट लाते हैं। दे क्वेश्चन। अब देखिए, एक एस्टैब्लिशमेंट है, जगह, वर्ड इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे तो बताना है कि प्रीसिंक्ट्स हो चाहे ना हो, कोई फर्क। एस्टैब्लिशमेंट। अब उस जगह पे जहां काम हो रहा है, ये बता दिया मैंने, वहां मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है। वहां पे जो है वो पावर का इस्तेमाल हो रहा है। अब पावर का इस्तेमाल बोल दिया, इसका मतलब अब मैं ये सब नहीं बोलूंगा बल्ब जला रहे क्या जाए, पावर इस्तेमाल हो रहा है ये बोला, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हम उससे अब आगे निकल चुके हैं, बल्ब बोले या उसमें मशीन बोले, तो पावर का इस्तेमाल हो रहा है। और वहां पे जो है वो पूरे के पूरे 12 मंथ्स में जो काम कर रहे थे वो थे 9 पीपल। कितने? 9 पीपल काम कर रहे थे। अब ये बात है आपकी 6-12-21 से लेकर के 6-12-22। कितने लोग काम कर रहे थे? 9। एक शुभ दिन, और वो दिन जो था वो मान लीजिए 30 नवंबर था। कौन सा? 22, क्योंकि 1 करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे हम, से 22। दीपावली का समय था, बहुत सारा माल आया हुआ था, रॉ मटेरियल, और उसको जो है अगर रोकते तो दीपावली के समय ऐसे ही ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है। हमने फटाफट जो है वो 20 लोगों को बुलाया। कितने को? और उनको बोला चल भाई जल्दी जल्दी सामान भीतर कर दे। अब चूंकि 20 लोग वहां पे थे इसीलिए पूरे दिन में सामान भीतर हो गया। अगर हमारे ही वो 9 बंदे रहते तो ऐसे केस में शायद 3 दिन लगता। ठीक है, तो अपने 9 बंदे और उधर से 20 थे, तो काम क्या हो गया, 1 दिन में हो गया, क्योंकि 29 पीपल हो गए। और नहीं तो ऐसे ऑब्वियसली बात है 3 दिन लग जाता, तब अपने ही बंदे काम कर रहे होते तो, और उतने देर अगर ट्रैफिक होता तो दिक्कत हो जाती। या हम यहां पे जो है वो 50 बंदे ले आए ताकि 1 घंटे में जो है वो क्या हो जाए, सारा का सारा सामान जो है वो भीतर आ जाए। क्लियर? 20 लोगों को हमने लगा दिया। अब मुझे बताइए कि क्या यह जगह फैक्ट्री कहलाएगा? सारे बच्चे आंसर चाहिए, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं। चलिए, यहां पे क्लासरूम से जवाब है नो, कि ये फैक्ट्री नहीं कहलाएगा। सबका जवाब नो, आपका यस है, आपका भी यस। बताइए, यस को कीजिए सब्सटेंशिएट। फैक्ट्री में इंक्लूड होगा।
आप लोग का जवाब अभी नहीं आया है, जल्दी जो बच्चे ऑनलाइन है, आपका भी यही कहना है? आपका आया ना? तो 13 नवंबर 22 जो है वो 6 दिसंबर से पहले नहीं होगा? 6 दिसंबर 22, आज है 6 दिसंबर 22, तो इससे पहले नवंबर ना, इसी बीच को तो देख रहे, इसी बीच में तो हो गया आपके पास, एक दिन के लिए नहीं हो गया आपके पास 29। अब विराट कह रहे हैं नो, विराट को इमोशन नहीं है। हो सकता है वो सही भी कह रहे हैं, मैंने ऐसे बोला कि विराट कह रहे हैं नो सर, फैक्ट्री नहीं कहलाएगा। अगर आप मेरे सारे बात को सुनेंगे, जरा रिकॉल कीजिए, मैं अपने ही बात को रिकॉल कराता हूं। मैंने क्या बोला था? सही बात है, मैंने बोला था एक भी दिन के लिए, एक भी पल के लिए, याद है ना? ये स्टेटमेंट दिया था। फिर आप लोग क्यों बोल रहे हैं यस? आप लोग भी तब नो बोलिए, क्योंकि अगर मेरे स्टेटमेंट को आप लेंगे तो। लेकिन उस स्टेटमेंट का एक एस्पेक्ट याद नहीं है। आपको याद है मास्क? उस स्टेटमेंट का एक लाइन, कि स्टेटमेंट जो मैंने दिया था एक भी दिन, एक भी पल के लिए, लेकिन उसके बाद एक और वर्ड बोला था। मैं बोलूंगा तो आपको फट से याद आ जाएगा। नमन कह रहे हैं यस। अब मैंने बोला कि विराट में इमोशन नहीं है, तो नमन ने कहा कि सर हम में तो इमोशन है। काश ये फैसिलिटी होता अभी तुरंत कि मैं बैक करके वो सुना देता, तो आप लोग को बड़ा मजा आता। कि नहीं सर, हम जब सुन रहे होते हैं तो सही में हम सारी बात नहीं सुन पाते हैं। फिर भी मैं बोलता हूं, देखते हैं कहीं आपको याद हो जाए, याद आ जाए। मैंने बोला था एक भी दिन, एक भी पल के लिए, अगर जो है वो किसी का रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है। वर्ड याद आया? देखिए बोला था, बल्कि निकल गया इसलिए तेज क्योंकि आपको लगा कि ये ध्यान देने वाली बात नहीं है। यहीं पे तो खेल है। एक नॉर्मल सीएस और एक होनहार सीएस जो लाखों में कमाएगा घंटे मिनट के हिसाब से। मैं तो गरीब आदमी, छोटा सा प्राणी हूं। अब जो है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, क्या ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है? नहीं है। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं। वो आया और टाटा गुड बाय। अब 2 दिन के लिए भी है लेकिन रेगुलर नहीं है। एक ही दिन होता, याद है ना? उस दिन एक दिन से भी अगर वो आया, ठीक एक दिन पहले आ जाता। अभी तक सब ऐसे ही चल रहा था। 6 दिसंबर को उसका अपॉइंटमेंट हो जाता 3 लोगों का। भाई एक ही दिन रहा तब भी तो, लेकिन अपॉइंटमेंट कैसा रहा उसका? अब अगर मैं बोलूं कि 9 तारीख को 3 लोगों को मैंने रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉय कर लिया, नहीं समानुमान के लिए किसी को बुलाया, यही जो हमारा है 6 से लेकर के 6 तारीख तक का है। 9 लोग काम कर रहे थे और ठीक 6 दिसंबर को आज के दिन 3 लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया। अब बताइए 9 और 3 12 हो गए, लेकिन ये 3 लोग तो सिर्फ आज ही हुए हैं। लेकिन आज हुए हैं, अपॉइंटमेंट कैजुअल है या रेगुलर है? रेगुलर है, क्योंकि अब ये काम करेंगे आगे। जब तक कोई ये कॉन्ट्रावेंशन नहीं करते हैं या एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है कुछ गड़बड़ नहीं किया, या तो हमने इनको लात मार के नहीं निकाला, या ये खुद जॉब छोड़ करके नहीं गए, या भगवान जी ने नहीं बुला लिया, जो भी हो। अब ये मत कहिएगा सर अल्लाह क्यों नहीं बोला, तो प्लीज ऐसे में कोई हैशटैग मत चलाइएगा। मेरे कहने का मतलब है कि वो जो है किसी भी कारण से जो है वो चला गया। कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंशन अपॉइंटमेंट का क्या था? आप कहिएगा सर आप इंटेंशन पे इतना क्यों जोर देते हैं? लाइफ में ये बहुत बड़ा चीज है। और वो इंटेंशन नहीं है जिसपे जो है वो जजमेंट तक होता है, इंटेंशन के बेसिस पे। देखिएगा आगे आपको लॉ में पढ़ाऊंगा। इंटेंशन, मान लीजिए कि मैंने जो है वो दुबले पतले को दुबले पतले बोल दिया। ये कहे कि सर आपकी इतनी मजाल, आप मुझे पहचानते हो ना मैं क्या चीज हूं, आप निकलो आपको बाहर दिखलाते हैं। अब जो है वो इनको मुझसे खुन्नस हुई। इन्होंने बोला छोड़ो जितना भी अच्छा पढ़ाएं जो भी करें। बाकी उन्होंने सोचा चलो कुछ बोल देते, लेकिन बात आसानी से समझ में आता है, हंसते से समझ में आता है, चलो एक खून माफ कर देते। इन्होंने बोला माफ? हम तो साफ करने में भरोसा रखते हैं, माफ नहीं। अब ये आ रहे थे और इन आप सबको भी पता है कि ये सर को क्या करना चाहते हैं? टपकाना चाहते हैं। अब जो है हम लोग एक ब्रिज से आ रहे हैं, वो उधर से मैं इधर से, इधर जो है वो रेलवे का ट्रैक है। अब मान लीजिए कि हम लोग जब आ रहे हैं तो हो सकता है कि उस समय जो है हमारे ब्लैक टी शर्ट आ रहे थे, ये साथ उधर से आ रहे थे। इनका मुझसे कोई खुन्नस नहीं था, ये भी मुझसे उतने ही न्यूटन के फोर्स से टकराए।
फोर्स से ही ना नापते हैं कितने जोर से टक्कर हुई। कहीं और ये देख रहे थे मैं कहीं और टकराया, ब्रिज पे जो है वो फेंसेस नहीं थे और क्या हुआ, मैं गिरा नीचे, ट्रेन की पटरी गिरा, नीचे पहुंच गया ऊपर, समझ ही रहे, नीचे गिरा, ट्रेन आई, खत्म। अब ऐसे केस में यहां पे इनका गिल्टी इंटेंशन नहीं था, इनका इंटेंशन मुझे गिराने का नहीं था, तो इनको जो है सजा नहीं मिलेगी। लेकिन यही दुबले पतले, देखने में दुबले पतले, पूरे जो है वो ताकत के साथ आए कि एकदम ऐसे टकराएंगे कि उड़ जाए सर, ठीक है, अपना कद काठी भी नहीं देखा, बोला ठोक देते हैं तो ठोक देते हैं। मैं नहीं देखा इनको, ये तो मुझे देख रहे थे, आए और इन्होंने धक्का दिया, अब मैं फिर गिरा नीचे, फिर पहुंचा ऊपर, बात सेम हुई, लेकिन इस बार इनको सजा मिलेगी? इनको सजा नहीं मिली, दुबले पतले को क्यों मिला? गिल्टी माइंड। तो इंटेंशन है ना इंपॉर्टेंट। तो वैसे ही यहां पे कह रहे हैं इंटेंशन क्या है वो हमें देखना है, और लॉ बनाते वक्त इंटरप्रिटेशन में भी हम बात करेंगे, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो अब आप जो है वो फटाक से इसको कॉपी कीजिए, इस स्लाइड को। अब जाकर के अब मैं ये कह सकता हूं कि अब आप जो है वो फैक्ट्री के डेफिनेशन को क्या किए हैं, समझे हैं। दो अप्रोच है, एक है फैक्ट्री को हम 5 मिनट में समझ गए रहते हैं कब का कब, और एक है जो हमें ये टाइम लगा। लेकिन अब इस पे कोई केस लॉ या कोई भी लॉ पूछे, फोड़ देंगे? तो अब देखिए, हमने फैक्ट्रीज एक्ट में ये तो देख लिया कि क्या चीज क्या कहलाएगा, फैक्ट्री कहलाएगा। अब यहां पे एक एस्पेक्ट जो है वो क्या है, उसको मैं मार्क कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। अब नॉर्मल सेंस में हम मैन्युफैक्चरिंग जानते हैं, नॉर्मल सेंस में तो हम फैक्ट्री भी जानते थे, हाँ या ना? लेकिन देखा ना, ये है फैक्ट्री, दही जमाया दिमाग का, लेकिन फाइनली जम गया, ठीक। अब ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग का मतलब तुम जानते हैं कुछ बनाना, लेकिन जरा सोचिए, अगर ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में रखेंगे तभी ना इस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री कहलाएगा। तो किस किस तरह के चीज को, क्या हम कुछ बनाते हैं तो, कोई चीज लिया उसको हमने पैक किया तो, अगर हमने रिपैकिंग किया तो, हमने जो है वो थोक में मंगाया और उसे जो है वो लूज कर करके हमने पैकेट कर करके जो है वो देना शुरू किया, और वहां पे लोग काम कर रहे हैं, तो वहां भी तो लोग काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी है जो हमें लगेगा कि बिल्कुल ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेकिन फिर भी किस दायरे में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। तो कौन कौन सा ऐसा चीज है जो आएगा किस दायरे में, मैन्युफैक्चरिंग में। और तब उसके बाद देखना है कि जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट है, इसके जो जो प्रोविजन है, इसको जो है कौन प्रोवाइड करेंगे, वहां पे काम करने वाले लोग या जो मालिक हैं। और मालिक का मतलब क्या है, क्योंकि बिजनेस तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप में भी चलाते हैं और पार्टनरशिप में भी, कंपनी के फॉर्म में भी चलाते हैं। तो कौन है जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, फैक्ट्रीज एक्ट के क्या क्या प्रोविजन है, वुमेन वर्कर के लिए क्या है, अगर वहां पे कम एज के बच्चे काम करते तो वो किस टाइम में काम करेंगे, कितनी देर काम करेंगे, अगर वहां पे 500-500 हजार लोग काम करते हैं तो उनके लिए क्या कैंटीन, रेस्ट रूम, ऐसे चीज भी चाहिए। तो कौन कौन से वो प्रोविजन है, अगर वहां हैजार्डस एक्टिविटी होता है क्योंकि केमिकल भी तो हमें बनाना है, तब कौन सा एक्स्ट्रा प्रोविजन, और इन सबको कंप्लाई कराने की जिम्मेदारी किन के ऊपर है, और अगर नहीं किया तो क्या फाइन पेनल्टी लगेगा। तो इन सारे चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के सारे चीजों को अच्छे से क्या कीजिएगा, रिवाइज। आज आपके पास ज्यादा चीज नहीं है, लेकिन देखता हूं कि फैक्ट्री पे शॉर्ट नोट्स कैसे आप लिख करके लाते। तो होमवर्क में एक रहा कि आप क्या करेंगे, डिफाइन फैक्ट्री एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये होमवर्क रहा। डिफाइन फैक्ट्री एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो फिलहाल आज की मेरी जो है वो सेटिंग अप की जो है वो सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।